मेरा गांव बूदी और सनम काकू। छियालेक से बूदी की तरफ उतरते हुए मैं बार बार पलट कर देखता हूं। एक सीधी पहाड़ी तकरीबन 60 डिग्री की चढ़ाई पर उठती चली गई है, जिस पर काटा गया घुमावदार रास्ता देखकर ही चक्कर जैसा आने को होता है। मैं और सभी ने पिछले साल के उस समय को याद करते हैं जब हर दूसरे तीसरे दिन हमें बूदी से छियालेक चढ़ना होता था। मैंने जिंदगी में ऐसी चढ़ाई कभी नहीं देखी, सभी ने कहती है। मैंने भी, मैं कहता हूं, पर अभी तो हम उतर रहे हैं। उसकी आवाज में सुकून है। हाँ, और इस बार हमें चढ़ना भी नहीं है। मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाता हूं। और हमारे पास सारे परमिट भी हैं। डैम दो सिली परमिट्स। हम अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। परमिट शब्द जय सिंह की समझ में आ जाता है, वो भी वार्तालाप में शामिल हो जाता है। हाँ साहब, बहुत परेशान किया था परमिट ने पिछले साल। पिछली बार हम सितंबर की शुरुआत में बूदी पहुंचे थे। शरद आने को था, यानी सब कुछ ठीक ठाक रहा होता तो हम पूरी व्यास घाटी के अध्ययन का पहला चरण पूरा कर चुके होते, लेकिन फौज से अनुमति नहीं आ रही थी। बूदी के छोटे से पीडब्ल्यूडी डाक बंगले में रहते हुए हमें पूरा महीना होने को आ गया था, जब एक सुबह किसी ने हमें आकर बताया कि सेना का कोई बड़ा अफसर छियालेक गुंजी के दौरे पर आ रहा है। ये भी कि फिलहाल वो बूदी में है और उसके साथ आए सैनिक नाश्ते का प्रबंध कर रहे हैं। सभी ने झटके में उठी और जूते पहनते हुए बोली, चलो चोको, फैसले की घड़ी आ गई। हम गांव के प्रवेश द्वार पर स्थित उस छोटे से मैदान पर पहुंचे जहां फौजी अफसर के लिए खाना बनने की तैयारी चल रही थी। एक सिपाही अफसर के घोड़े की मालिश कर रहा था, जबकि 2 खच्चरों में लदा सामान उतार रहे थे। फोल्डिंग मेज कुर्सी भी साथ चल रही थी। अफसर युवा था। हमें अपनी तरफ आता देख वो कुर्सी से खड़ा हो गया और बड़े उत्साह से बोला, हेलो हेलो, वेलकम। आई वॉन्डर व्हाट आर यू पीपल डूइंग इन दिस गॉड फॉरसकन प्लेस। सभी ने सारे कागजात साथ लेकर आई थी। उसने पीछे 1 महीने की कहानी सुना दी। अफसर बोला, बस इतनी सी बात थी, हद हो गई, लाइए परमिट मुझे दीजिए। सभी ने उसे परमिट के साथ एक कलम भी पकड़ा दी। उसने वहीं खड़े खड़े परमिट पर लिख दिया कि हमें पूरी व्यास घाटी में भ्रमण करने की इजाजत दी जाती है। आप निकलिए यहां से अब। ऊपर छियालेक में इस पर किसी से भी मोहर लगवा लीजिएगा, मैं कह दूंगा। नाउ अ कप ऑफ इंडियन आर्मी कॉफी फॉर द ब्रेव लेडी। उसका स्टाफ हमारे लिए कॉफी बना चुका था। हमारे डाक बंगले के बारे में सुनकर उसने उसे देखने की इच्छा व्यक्त की। स्टाफ को आदेश दिया कि नाश्ता बन जाने के बाद डाक बंगले में पहुंचा दिया जाए। हमने साथ नाश्ता किया और अगले 1 घंटे के भीतर मध्य प्रदेश में कहीं का रहने वाला कर्नल संजय हमारा दोस्त बन चुका था। काश वो पहले आ गया होता, हमें पूरा 1 महीना बूदी में न रहना पड़ता। उसके जाने के बाद सबीने ने परमिट पर निगाह डाली और खीज और प्रसन्नता के मिले जुले स्वर में बोली, डैम दिस सिली पीस ऑफ पेपर। पिछली यात्रा के नोट्स। धारचूला से बूदी पहुंचने के लिए पहले धारचूला से 19 किलोमीटर दूर तवा घाट पहुंचना होता है। तवा घाट में काली गंगा और धौली गंगा का संगम होता है। धौली गंगा के साथ साथ चलने पर आप दारमा घाटी पहुंचते हैं, जबकि काली गंगा के साथ व्यास घाटी। यही काली गंगा भारत नेपाल की सीमा को भी निर्धारित करती है। तवा घाट से व्यास घाटी तक जाने के लिए अनेक विकल्प खुलते हैं। तवा घाट से 32 किलोमीटर जीप यात्रा करके नारायण आश्रम पहुंचा जा सकता है, जहां से पहले 6 किलोमीटर चलकर सिरखा, फिर वहां से 14 किलोमीटर ट्रेक के बाद रुंगलिंग टॉप और सिमखोला होते हुए गाला। दूसरे विकल्प के तौर पर तवा घाट से जीप लेकर 12 किलोमीटर दूर पांगला पहुंचकर 8 किलोमीटर की ऊंची चढ़ाई पार कर सिरखा के रास्ते गाला जा सकते हैं। तीसरा रास्ता पांगला से मांगती यानी 5 किलोमीटर होकर गर्बाधार यानी मांगती से 2 किलोमीटर और वहां से गाला गर्बाधार से 7 किलोमीटर होते हुए जाता है। गाला से व्यास घाटी के पहले गांव बूदी की दूरी 18 किलोमीटर है, जहां मालपा और लामारी होते हुए पहुंचा जा सकता है। एक चौथा मार्ग भी है जो तवा घाट से पांगला, पांगला से गर्बाधार, गर्बाधार से लखनपुर यानी 4 किलोमीटर और लखनपुर से नज्यंग, लामारी और मालपा होते हुए बूदी पहुंचता है। लखनपुर से बूदी की दूरी 16 किलोमीटर है। पहले दिन की यात्रा किसी भी यात्री के लिए खासा थकान भरी हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं,
इसलिए यात्री को सफर से पहले आवश्यक तैयारियां करने के साथ साथ जरूरी सावधानियां भी बरत लेनी चाहिए। परंपरागत रास्ता सिमखोला, लखनपुर, स्थानीय भाषा में इसे लकवर फू कहते हैं, खानडेरा या खान मंगडेरा और नंजंग होकर मालपा पहुंचता है। कई 100 साल पहले जब मैसूर का तत्कालीन राजा कैलाश मानसरोवर की यात्रा से वापस लौट रहा था, उसे एहसास हुआ कि रास्ता बहुत मुश्किल है और खतरनाक है। भविष्य में आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए उसने कश्मीर से बलिष्ठ और दृढ़ खान मजदूरों को बुलवाया। ऐसे काम में महारत रखने वाले इन मजदूरों ने ठोस चट्टानों को काट काट कर रास्ता तैयार किया। रात्रि विश्राम के लिए इन मजदूरों ने एक गुफा भी बनाई। इसी वजह से इस जगह का नाम खान डेरा पड़ गया। किसी भी उत्साही, जिज्ञासु और साहसी यात्री के लिए सिमखोला गाड़ यानी घटिया बगड़ से ही मिथकों, फंतासियों और महान कथावाचकों का संसार शुरू होता है। यदि यात्री में सुनने का धैर्य हो और उसे स्थानीय बुजुर्गों द्वारा सिमखोला में गाला बगेल और कालू बूढ़ा और लखनपुर में तंपाकुची शीना की कथाएं सुनने का सौभाग्य हासिल हो सकता है। लखनपुर से आप नंजंग पहुंचते हैं, जहां ग्लेशियर से एक धारा निकलती है। ये समूचा इलाका दुर्लभ जड़ी बूटियों, फलों और वन्य जीवन से भरपूर है। नंजंग से आगे मालपा नामक बसासत पड़ती है। इसे मालिपा भी कहा जाता है। मालपा से आगे जाने पर पेलशिती नाम का झरना देखने को मिलता है। झरने के नजदीक एक समतल मैदान है जिसे छंकन री कहा जाता है। छंकन री से थोड़ा ही आगे जाएं तो लामारी नाम का एक छोटा सा गांव आता है। व्यास की मिथकीय धार्मिक परंपरा में लामारी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। माना जाता है कि बूदी गांव के विख्यात तिंद लामा का जन्म यहीं पर हुआ था। इस चमत्कारी लामा के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। लामारी से बूदी के रास्ते में न्योंगटांगती नाम की एक छोटी सी जलधारा बहती है। इस धारा का जिक्र भी अनेक मिथकों में आता है, क्योंकि समूची व्यास घाटी में न्योंगटांग को पानी और समृद्धि की देवी माना जाता है और हर घर में उसकी पूजा होती है। इसी रास्ते पर इस महान देवी की प्राकृतिक रूप से निर्मित छोटी सी प्रस्तर मूर्ति भी देखने को मिलती है। आप कोठला और थकती जैसी जगहों से गुजरते हैं। एक सुंदर जलप्रपात और चमत्कारिक औषधीय गुणों वाला गर्म पानी का चश्मा मिलता है। थकती से थोड़ा ही आगे जाने पर बूदी गांव की पहली झलक दिखाई देना शुरू हो जाती है। इस बिंदु से आगे बूदी गांव तक का रास्ता बहुत मुश्किल चढ़ाई वाला है। इसी जगह पर पलंग नाम की एक छोटी सी नदी काली नदी से मिलती है। निकट ही अवस्थित गलजा ग्लेशियर में पलंग का उद्गम है। बूदी गांव के प्रवेश द्वार पर निर्मित एक पंचक्की यात्री का उस भूमि में स्वागत करती है जिसे महान संपन्नता, मिथक, असाधारण प्राकृतिक सौंदर्य और प्रकृति मां द्वारा यदा कदा ढाई जाने वाली विकट आपदाओं से लड़ने के अतिमानवीय हौसले से परिभाषित किया जा सकता है। 1884 में पहली बार छपे अपने द हिमालयन गजेटियर में एडविन थॉमस एटकिंसन ने बूदी का परिचय देते हुए लिखा है, बूदी समुद्र की सतह से 9070 फीट की ऊंचाई पर पलंगाड़ी नदी की धारा के दाएं किनारे पर उस बिंदु के ठीक ऊपर बसा हुआ है जहां काली नदी के साथ उसका संगम होता है। बूदी के ठीक ऊपर उत्तर पश्चिम के पहाड़ी क्षेत्र से लगी हुई सीधी ऊंचाई वाली पहाड़ी है जो पूरी घाटी के आर पार पसरी हुई है, जिसके कारण नदी के बहाव के लिए एक बेहद सकरा रास्ता बचता है। करीब 1750 फीट की मुश्किल चढ़ाई के बाद चेतु विनायक अब छियालेख पहुंचकर आप ऊपरी व्यास में प्रवेश करते हैं। बुदियालों, रायपाओं और लामाओं का घर बूदी इस घाटी के रंग गांव में सबसे कम ऊंचाई पर अवस्थित है। यहां से हिमालय की पवित्र आपी चोटी का शानदार नजारा देखने को मिलता है। डाकबंगले से कोई 500 मीटर की दूरी पर मुख्य बूदी गांव है। रंग सभ्यता का धार्मिक जीवन और तत्व विज्ञान अनेक देवी देवताओं के इर्द गिर्द घूमता है, जिन्हें सदियों से चले आ रहे धार्मिक सामाजिक विश्वासों के आधार पर विभिन्न गुणों और शक्तियों से सुसज्जित माना जाता रहा है। कुछ देवता सीधे सीधे प्रकृति और उसकी शक्तियों से जुड़े हुए हैं, जबकि अनेक अन्य देवी देवताओं के अस्तित्व के साथ मिथकीय धारणाएं संलग्न हैं। एक शानदार वाचिक परंपरा के माध्यम से ये धारणाएं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाई जाती रही हैं। संपर्कों और विश्वास का ये ऐसा सामाजिक समुच्चय है कि परंपराओं और धार्मिक विश्वास के बीच अंतर कर सकना मुश्किल हो जाता है। जीवन की धारा की दिशा निर्धारित करने वाला विश्वास और जीवन का ये मजबूत और उत्तेजक मिश्रण सभी रंग घाटियों में हर जगह महसूस किया और देखा जा सकता है। चार्ल्स शेरिंग ने लिखा है,
सैथान या ईश्वर का स्थान 1 गज लंबाई और उतनी ही चौड़ाई और 1 या 2 गज की ऊंचाई वाला एक छोटा सा चैम्बर होता है, जिसके भीतर एक सफेद पत्थर रखा होता है। इसके ऊपर एक पेड़ की शाखा होती है जिसे सफेद कपड़े की पतली पट्टियों यानी ध्वजा से सजाया गया होता है और जो हवा में फर फर करती रहती है। अलबत्ता ज्यादातर जगहों पर कोई मंदिर जैसा नहीं होता, बल्कि एक साधारण पत्थर भर होता है जिसकी बगल में धरती पर एक प्रार्थना स्तंभ अथवा दर्च्यो, पेड़ का कटा हुआ तना जिसके ऊपर की कुछ शाखाएं छोड़ दी जाती हैं, स्थापित रहता है, जिसमें बांधी गई ध्वजाएं लटकी रहती हैं। वंशावली पर आधारित शताब्दियों पुरानी जटिल पद्धति के हिसाब से बूदी गांव की मुख्य राठों में लामा, रैचेंग और ख्वेंचेंग प्रमुख हैं। लामा राठ की एक और उपशाखा है गुंदकचेंग। रैचेंग राठ की उपशाखाओं में पीकू रैचेंग, पंगपू रैचेंग और जैखू रैचेंग शामिल हैं। गांव में मनाए जाने वाले सबसे प्रमुख त्योहारों में ह्या गबला पूजा, किरजी जिसे चौदास घाटी में कंगडाली कहा जाता है, व्यास मेला, नबूसाम और बुड़ानी प्रमुख हैं। बूदी के निवासियों के लिए प्रतापी तिंद लामा महानतम पितर और गांव के संरक्षक हैं, जिनके जीवन और कर्मों को लेकर प्रचलित असंख्य जनप्रिय किस्सों, कहानियों और मिथकों का संबंध आसपास के अनेक स्थानों, दिनों, लोगों और गांवों से जुड़ा हुआ है। छिया लेक से बूदी का उतार भी खासा मुश्किल है। कई जगह बहुत खतरनाक ढाल है, जिसमें एक भी गलत कदम आपको सैकड़ों मीटर नीचे खाई में पहुंचा सकता है। और गांव की तरह बूदी की शुरुआत में भी एक सैथान है। ताज़ा बांधी गई ध्वजाएं इशारा कर रही हैं कि किसी परिवार में कोई पूजा चल रही है। हम अपना सामान रखने पहले डाक बंगले में जाते हैं। वहां के चौकीदार अपने छोटे से खेत में काम कर रहे हैं, जिसमें बंद गोभियां उगाई जा रही हैं। हम इस खेत और इन बंद गोभियों को अच्छी तरह पहचानते हैं। पिछली बार जब हमने डाक बंगले में प्रवेश किया था, ये खेत बंद गोभियों से भरा हुआ था। 1 माह बाद जब हमें आगे जाने की अनुमति मिल पाई थी, खेत वीरान हो चुका था। हमने उन 30 दिनों में हर दिन कम से कम 2 बार बंद गोभी खाई थी। कभी नाश्ते में उसकी सूखी बंद गोभी और पराठे, कभी लंच में रसदार बंद गोभी और भात, तो कभी डिनर में रोटी के साथ आलू वाली सूखी या रसदार बंद गोभी। बाज़ दिन जब गांव के किसी घर में खाने का न्योता न आता, हमें 3 दफा थाली में उसके दर्शन हुआ करते थे। चौकीदार बूदी के ही रहने वाले हैं। वो हमें देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। काम धाम छोड़कर सीधा हमारे पास आते हैं और पूछते हैं, इस बार कागज पत्तर लाए हो ना आप लोग? मैं उन्हें बताता हूं कि हम दारमा घाटी से आ रहे हैं और सारे कागज लेकर आ रहे हैं। वे अपनी निगाह छिया लेक की चोटी की तरफ उठाते हैं और कहते हैं, बहुत दिक्कत हुई रही आप लोगों को पिछले साल। वे हमारे लिए चाय बना रहे हैं। मैं उनसे बूदी गांव के अपने मित्रों, गांव के प्रधान पदम सिंह रायपा, बूदी के इकलौते कम्युनिस्ट कॉमरेड धर्म सिंह और मुझे और सबीने को सिरी नमस्या बेटा बहू कहकर संबोधित करने वाले सनम सिंह बुदियाल की बाबत पूछताछ करता हूँ। इन सभी के साथ हमारी काफी अंतरंगता हो गई थी। वे सभी का हाल बताते हैं। सभी गांव में हैं, हम खुश हैं, जल्द ही सभी से मुलाकात होगी। सनम सिंह बुदियाल 60 के फेरे में हैं। उन्होंने शादी नहीं की, अपने भाई के परिवार के साथ रहते हैं। बहुत मीठे आदमी हैं। घर की जो भी थोड़ी बहुत खेती बाड़ी है, उसी से उनका गुजारा चल जाता है। बूदी में बने वे हमारे पहले दोस्त थे। उनकी और हमारी ऐसी घुटी कि हम बूदी में जहां जहां गए वो हमारे साथ होते थे। हमने मिलकर चक्ती की दर्जनों बोतलें खाली की और दुनिया जहान के बारे में बातें की। एक शाम वो हमसे बात करते करते खासे भावुक हो आए। बोले, आप लोग ऐसे ही दुनिया में कब तक भटकते रहोगे? मैं जवाब सोच ही रहा था कि वो बोले, इन मैडम से भी कहो ना, ये मेरी भाषा नहीं समझती हैं। मैंने उनकी बात अंग्रेजी में सबीने तक पहुंचा दी। वो बोली, मैं समझी नहीं। मैंने ये बात सनम सिंह जी तक पहुंचाई। सनम सिंह बुदियाल जी, जिन्हें हमने मोहब्बत से सनम काकू कहकर संबोधित करना शुरू कर दिया था, मेरा हाथ थाम कर बोले, अगर मेरी शादी हो गई होती तो आप दोनों की उम्र के मेरे बच्चे होते। इस लिहाज से आप मेरे बेटे के समान हो। सही बात कह रहे हैं काकू, मैंने हामी भरी। तो हर आदमी चाहता है कि उसके बच्चे एक जगह पर रहकर अच्छी तरह जिंदगी बिताएं और समय रहते शादी कर लें। मतलब? मैंने पूछा तो वो बोले, मैं कहना चाहता हूं कि आप मेरी बात इन मैडम से कहो और इनसे ये भी कहो कि मैं चाहता हूं कि ये मैडम और आप आपस में शादी कर लें। इस तरह भटकना ठीक नहीं होता।
शराब के नशे के अतिरेक में सनम काकू की पनीली आंखें बहने बहने को हो रही थीं। मैंने तो 1 हफ्ता पहले तय कर लिया था कि आप दोनों के साथ मेरा कोई ना कोई पिछले जन्म का संबंध है, नहीं तो कोई आदमी इतनी दूर से बूदी जैसी जगह में रहने को क्यों आता, और यहां बैठकर हम इस तरह से। वो अपना गिलास एक सांस में खींचकर आगे कहते हैं, इस तरह से हम महफिल पानी कर रहे हैं तो इसके पीछे हमारे शंगसय देवता की कोई ना कोई इच्छा जरूर होगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें उत्तर क्या दिया जाए। मैंने मुस्कुराते हुए सबीने को काकू के प्रस्ताव के बारे में बताया। वो खिलखिलाती हुई बोली, काकू से बोलो, उनका आइडिया मुझे पसंद है। काकू सुबह से पी रहे थे। रात घनी हो रही थी और उनके घर जाने का समय हो रहा था। उनकी बात का कोई उत्तर दिए बगैर मैंने जयसिंह को आवाज लगाई कि सनम काकू को उनके घर तक छोड़ आए। वो लड़खड़ाते हुए उठे और थोड़ी देर बाद स्थिर होकर बोले, तो तय रहा? क्या तय रहा काकू? मैंने पूछा। यही कि आप दोनों शादी करने को राजी हैं। अभी आप घर चलिए काकू, इस बारे में कल बात करेंगे, मैंने जयसिंह को इशारा करते हुए कहा। अगली सुबह नाश्ते के समय बगैर पिए काकू हमारे डाक बंगले में थे। मैंने अचरज जताया तो बोले, अरे कल ही तो तय हुआ था, आज आपकी शादी करानी है। मैं हैरान हो गया। मुझे लग रहा था पिछली शाम वो नशे में बोल रहे थे। मुझे सकपकाया देखकर हंसते हुए बोले, कहीं जाना थोड़े ही है, आप लोगों के नाम की ध्वजा में बांध के आया हूं। पंडित जी भी आने ही वाले हैं, यहीं डाक बंगले में होगा सब कुछ। सामने से 2 बोतलें थामे कॉमरेड धर्म सिंह हंसते हुए आ रहे थे। इस पूरे तमाशे को दिलचस्पी से देखते हुए चौकीदार जी को भी सनम काकू ने वहीं बैठा लिया। अपने मैले कोट की भीतरी जेब से चांदी के पुराने सिक्कों की बनी एक छोटी सी माला निकालकर उन्होंने सबीने को देते हुए कहा, यह मेरी माँ की निशानी है, आज से तुम्हारी हुई। सबीने संकोच करती रही, पर जबरन उसे थमाते हुए वो बोले, आप लोग मानो चाहे न मानो, आज से मैंने तुम दोनों को अपना बहू बेटा मान लिया, मतलब सिरी नमस्या। संभवतः दुनिया के इतिहास में इतना संक्षिप्त वैवाहिक अनुष्ठान कहीं न हुआ होगा। सनम काकू के फैसले पर मुहर लगाते हुए पुरोहित बनकर लाए गए कॉमरेड धर्म सिंह ने गिलास भर दिए। सुबह सुबह दावत शुरू हो गई। चाय पीते हुए हम सनम काकू के साथ उस सुबह को याद करते हुए खूब हंसते हैं और कुछ देर बाद उनके घर का रुख करते हैं। सभी ने उनके और उनके भाई के बच्चों के लिए ऑस्ट्रिया से तोहफे लेकर आई है। हमें अचानक आया देख काकू की आंखें छलक आती हैं। वे हमें सिरी नमस्या कहकर ही बुलाते हैं। बूदी के तिंदलामा, रंग परंपराएं और कहावतें। बूदी हमें अपना गांव लगता है। तकरीबन हर परिवार से हमारी दुआ सलाम है। सनम काकू को साथ लेकर हम बूदी के ग्राम प्रधान पदम सिंह रायपा के घर पहुंचते हैं। सभी ने उनके लिए एक कलम और ऐसी ही कुछ छोटी मोटी चीजें लेकर आई है। पदम सिंह रायपा इलाके के लोकप्रिय लोगों में गिने जाते हैं। शराब नशे को हाथ नहीं लगाते और अपने काम को लेकर बेहद संजीदा रहते हैं। बूदी के सरकारी स्कूल को लेकर वो एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। पिछली बरसातों में स्कूल का एक हिस्सा खतरनाक तरीके से धंस गया। जिला प्रशासन को खबर की गई। काफी कागज पत्तर के बाद सरकारी खजाने से मरम्मत की रकम मंजूर हुई। ग्राम प्रधान होने के नाते इस आशय की सरकारी चिट्ठी की कॉपी उन्हें भी मिली। जिला मुख्यालय के अफसरों द्वारा तय की गई रकम इतनी कम थी कि उससे एक दीवार बनने भर की ईंटें धारचूला से बूदी लाई जा सकती थीं। इन अफसरों को बूदी की दुर्गम भौगोलिक स्थिति के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान न था। मरम्मत में लगाने वाली ईंटों को पहले ट्रकों से हल्द्वानी, पिथौरागढ़ होते हुए धारचूला लाया जाना होता। फिर धारचूला या तवाघाट से बकरियों की पीठ पर एक बकरी एक बार में हद से हद 2 ईंटें ढो सकती है। रायपा जी ने एक आध बार एसडीएम के दफ्तर के चक्कर काटे तो बताया गया यही सरकारी रेट है, इसी से काम चलाना होगा। पदम सिंह रायपा की अगुवाई में जिला प्रशासन को एक चिट्ठी लिखी गई कि बूदी गांव के निवासी उसकी दी हुई सरकारी मदद को लेने से इनकार करते हैं। यह भी लिखा गया कि बूदी की ग्राम सभा स्कूल की सारी मरम्मत अपने खर्चे पर करवाने में सक्षम है। स्कूल की मरम्मत सरकारी अनुदान के बगैर ही की गई। रंग घाटियों की परंपरागत ग्राम सभाएं ठीक ठाक संपन्न होती हैं। वे गांव के जरूरतमंद लोगों को समय असमय छोटे मोटे ऋण भी दिया करती हैं। एक अद्भुत परंपरा के चलते उनके पास अच्छा खासा पैसा रहता है। इस परंपरा का नाम है झुमको।
झुमको परंपरा। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक होने वाले सभी अनुष्ठान जैसे नामकरण, विवाह, मृत्यु आदि रंग समाज में सामाजिक जिम्मेदारी के साथ निभाए जाते रहे हैं। यही बात व्यक्तिगत और सामूहिक पूजाओं के ऊपर भी लागू होती है। मान लीजिए किसी परिवार में किसी बच्चे का कोई अनुष्ठान होना है। तीनों घाटियों में रहने वाले तमाम रिश्तेदारों को न्योता जाता है। मेहमानों की संख्या अच्छी खासी होती है, काफी रकम खर्च होती है। अनुष्ठान करने वाले परिवार पर इस खर्च का बहुत बोझ न पड़े, इसे ध्यान में रखते हुए झुमकों की परंपरा बनाई गई है। घर आने वाले हर मेहमान की अच्छी खातिर और उसके रहने सोने की व्यवस्था की जाती है। मेहमान अपने योगदान के तौर पर ग्राम सभा द्वारा नियुक्त व्यक्ति के पास 2 अलग अलग मदों में थोड़ा पैसा जमा कराता है। नजदीकी रिश्तेदार ज्यादा पैसा देते हैं। हमने इन यात्राओं में देखा है कि इन 2 मदों में प्रति व्यक्ति अलग अलग औसतन क्रमशः 100 और 25 रुपए जमा होते हैं। इनमें से बड़ी वाली रकम को बाला कहा जाता है और छोटी वाली को धलंग। अनुष्ठान की रात को होने वाले नाच गाने के समय ग्राम सभा द्वारा नियुक्त उक्त व्यक्ति हिसाब लिखने की अपनी नोटबुक लेकर एक एक व्यक्ति का नाम लेकर उसके द्वारा जमा की गई रकम की घोषणा करता जाता है। सामने 2 परातें रखी होती हैं जिनमें एक एक कर ये रकम अलग अलग रखी जाती है। ये देखना बहुत अच्छा लगता है कि बहुत कम समय में परातें पैसों से भर जाती हैं। बाला में इकट्ठा हुई रकम के 2 हिस्से किए जाते हैं। बड़ा हिस्सा गृह स्वामी को दे दिया जाता है, जबकि छोटा हिस्सा जो कुल बाला के 10 से 20% के हिसाब से अलग अलग गांव में अलग अलग तय है, ग्राम सभा को मिलता है। धलंग की रकम के 3 हिस्से होते हैं। आधा हिस्सा गांव की महिलाओं के संगठन के लिए होता है, जबकि शेष बची हुई रकम का आधा आधा गांव के युवती और युवक संगठन का। ग्राम सभा अपने पैसे का इस्तेमाल अपने विवेक से गांव के विकास कार्यों में ऋण देने में लगाती है। महिला संघ अपने पैसे से जरूरतमंद स्त्रियों को गलीचे बुनने हेतु, कच्चा माल खरीदने हेतु बगैर ब्याज का ऋण उपलब्ध कराता है। युवती और युवक संगठन गांव की सामूहिक आवश्यकताओं के लिए चीजों का बंदोबस्त करने, जैसे गांव में आने वाले मेहमानों के लिए जरूरी बर्तन, कालीन, बिस्तर, रोशनी वगैरह का जिम्मा संभालते हैं। ग्रामीण बैंकिंग की ये महान सामूहिक परंपरा रंग गांवों में शताब्दियों से विद्यमान है। पदम सिंह रायपा जी के घर उनके एक बहुत बूढ़े रिश्तेदार रहते हैं। राय बहादुर सिंह लामा नाम के ये सज्जन अपने समय के बड़े व्यापारी थे और तिब्बत के बाजारों में उनकी बड़ी साख होती थी। पिछली बार हमने उनके साथ खूब बातें की थी और बहुमूल्य शोध सामग्री इकट्ठा की थी। नाम से जाहिर है वो अपने गांव की लामा राठ के सदस्य हैं। हम उनसे विदा ले रहे हैं तो वो अपने पोपले मुंह से ठहाका लगाते हुए कहते हैं, अब तो आप लोग पूरी तरह बूदी वाले हो गए हो, चलो आज से मैं आपको अपनी राठ में भी शामिल कर लेता हूं। इस तरह मजाक ही में सही बूदी गांव के सबसे बुजुर्ग निवासी ने हम दोनों को लामा राठ के बुद्धियाल के तौर पर स्वीकार किया। सभी ने बाद में कहती है, गर्व किए जाने लायक तो बात है ये। शाम होने के साथ ही ठंड बढ़ने लगी है। हमारा रात का भोजन सनम काकू के घर बन रहा है। हमें अपनी जैकेटों की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए गांव से वापस डाक बंगले आना होगा। डाक बंगले की सीढ़ियां उतरते ही जवाहर सिंह नबियाल जी की परिचित आवाज कानों में पड़ती है। वे धारचूला से 3 दिन पहले चले थे। रास्ते में पहाड़ टूटकर गिरने से रास्ता बंद हो गया था और उन्हें लामारी मालपा में 2 रातें बितानी पड़ी थीं। उनकी मंजिल नाबी है, जहां उनके परिवार में एक बड़ी पूजा है जिसके बारे में हमें पहले से पता है। फिलहाल आज की रात वो बूदी में रहने वाले हैं। कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों के लिए बनाए गए अस्थायी शिविर में उन्हें रहने की जगह मिल गई है। जवाहर सिंह नबियाल शानदार आदमी हैं। हमारी निगाह में रंग संस्कृति और उसके इतिहास के सबसे बड़े विशेषज्ञ। एक लोकप्रिय जननेता के रूप में वो वर्षों तक धारचूला के ब्लॉक प्रमुख रहे। इस आदमी ने हमें पिछले साल धारचूला में सबसे पहले अपने घर में रहने की ठौर दी थी, जब हम वहां किसी को नहीं जानते थे। उनके साथ कई दिनों तक हुई बातचीत के बाद ही हम इस महान सभ्यता को ठीक से जान समझ सके थे। उन्होंने ही हरीश रौतेला, हयात सिंह फकलियाल मासाब, मंगल सिंह रौंकली, रतन सिंह रायपा और चंद्र सिंह गरब्याल जैसे बेहतरीन लोगों से हमारा परिचय कराया था। इन महानुभावों से मिली सूचनाओं के बगैर हमारी यात्राएं हर तरह से अधूरी रहती। चौकीदार चाय बनाकर ले आते हैं। जाहिर है वे भी नेताजी को जानते हैं। जवाहर सिंह नबियाल पिछले 40 वर्षों से अपने इलाके की कहावतों मुहावरों का संग्रह कर रहे हैं
और उनकी इच्छा है इसे शीघ्र ही पुस्तक के आकार में प्रकाशित कर पाएं। अपनी बातों में वो अक्सर इन मुहावरों का बड़ा चुटीला प्रयोग करते हैं। रौ में होते हैं तो उनकी वाणी पर जैसे सरस्वती बैठ जाती है। वे सबीने से उसके शोध के संबंध में अनेक प्रश्न पूछते हैं। पूरा होने में कितना समय लगेगा, क्या उसकी किताब बनेगी तो कहाँ कहाँ पहुंचेगी, वगैरह वगैरह। सारे प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर हासिल कर लेने के बाद वो इस बीच जुटाए 7-8 स्थानीय परिचित अपरिचितों से मुखातिब होकर हमारी तारीफ करते हुए अपनी रंगलू भाषा में एक मुहावरा कहते हैं, जिसका अर्थ हुआ, कौवे को घंटी बांधोगे तो वो देश विदेश उड़कर उसकी आवाजें लोगों को सुनाएगा, अगर चूहे को घंटी बांधोगे तो वो बिल में घुसकर अलोप हो जाएगा। नाइजीरिया के विश्वविख्यात उपन्यासकार चिनुआ अचेबे ने लिखा है, एक आदमी अपने लोगों को दावत पर इसलिए नहीं बुलाता कि वो उन्हें भूखमरी से बचाना चाह रहा है। उन सभी के अपने अपने घरों में भोजन होता है। जब हम चांदनी से नहाए गांव के मैदान में इकट्ठा होते हैं तो हम ऐसा चांद की वजह से नहीं करते। हर आदमी अपने अपने बरामदे से चांद को देख सकता है। हम इसलिए इकट्ठा होते हैं कि अपने साथ के लोगों के लिए ऐसा करना भला होता है। सनम काकू के घर खाने के बाद हमें जीवन सिंह बुदियाल जी के घर नाच गाने के कार्यक्रम में शिरकत करने का न्योता मिलता है। हम खुशी खुशी उसमें शरीक होते हैं। तीखे महिला स्वरों के लयबद्ध गायन की संगत में नृत्यरत स्त्री पुरुषों के उल्लास भरे चेहरों में दिखाई देने वाली संतुष्टि अलौकिक है। वो अनमोल है, जादुई है। बाहर एक विशाल अंधेरी रात पसरी हुई है, जिसके भीतर हिमालय की गोद के एक नन्हे से हिस्से में अटके हुए इस बूदी गांव की नन्ही सी धुएं से भरी रसोई में नाचते गाते ये साधारण जन मनुष्य की उस उद्दाम उत्कंठा के प्रतिनिधि हैं जो उसे विषम से विषम परिस्थितियों में लड़ना, जीना और खुश रहना सिखाती है। छोटी सी स्पेस में होने वाले इस नाच गाने में कभी किसी तरह की कोई अव्यवस्था या अराजकता नहीं होती। लोग आग के चारों तरफ बैठे रहते हैं। घर की महिलाएं गलीचा बुनती रहती हैं। छोटे बच्चे माओं की गोदों में सोए रहते हैं। गायन का साथ देने के लिए 3-4 लोग एक बार में नाचते हैं। कोई थक कर बैठता है तो उसकी जगह दूसरा ले लेता है। कभी किसी खास व्यक्ति को नाचने के लिए उकसाया भी जाता है। यह सब लगातार स्वतः स्फूर्त तरीके से होता रहता है। हर पुराने समाज की तरह रंग समाज में भी नाचने गाने को एक जरूरी मानवीय गुण माना जाता है। जो इन कलाओं में निपुण होता है उसे भरपूर इज्जत मिलती है। करीब 65 साल के प्रधान पदम सिंह रायपा जब नाचने को उठते हैं तो सनम काकू मेरे कान में कहते हैं, ये आदमी देवताओं की तरह नाचता है। प्रधान जी के कदमों की मध्यम गति की शालीन लयबद्धता धीरे धीरे उनकी पूरी देह में बसर जाती है। उनकी बाहों की गति ऐसी है मानो उनके कंधे, कोहनी, कलाई और उंगलियों के जोड़ मक्खन से चिपकाए गए हों। उनका नाच मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। मैं कनखियों से देखता हूँ, सबीने समेत वहां मौजूद सारी महिलाएं सम्मोहित हैं। बहुत बाद में डाक बंगले लौटते हुए सबीने मुझसे कहती है, मोरों का बादशाह भी ऐसा नहीं नाच सकता होगा। अगली सुबह 7 बजे सनम काकू दरवाजा खटखटाते हैं। उन्हें अपने भतीजे के लिए बुखार की दवा चाहिए। मैं उन्हें गोली का पत्ता थमाता हूं। वो कहते हैं, सुबह से उल्टी भी कर रहा है। बदकिस्मती से हमारे बैग में उल्टी की दवा नहीं बची है। बूदी में एक फार्मासिस्ट की दया पर चलने वाला सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है तो सही, लेकिन इतनी सुबह वहां जाने का कोई फायदा शायद ही हो। ऐसी सुदूर जगहों पर नियुक्त किए जाने को तकरीबन सभी सरकारी कर्मचारी किसी सजा की तरह देखते हैं, जिसे जैसे तैसे भुगता जाना होता है। इसे पनिशमेंट पोस्टिंग कहा जाता है। फार्मासिस्ट महोदय अपनी सजा को सस्ती मिल जाने वाली स्थानीय चक्ति के सहारे काटने में यकीन रखते हैं और अक्सर धुत रहते हैं। ये जानते हुए भी मैं सनम काकू को लेकर फार्मासिस्ट के कमरे में पहुंचता हूं। जब वो हमारे द्वारा बार बार हिलाए जाने के बावजूद नहीं उठता, मैं खुद ही उसकी मेज पर बिखरी दवाओं के ढेर में से किसी तरह पेरीनॉर्म का एक पत्ता हासिल कर लेता हूं। सनम काकू का काम चल जाता है। वापस डाक बंगले पहुंचता हूं तो जवाहर सिंह जी इंतजार करते हुए मिलते हैं। वो किसी भी तरह आज शाम तक नाबी पहुंच जाना चाहते हैं, जहां कल सुबह उन्हें अपने परिवार की पूजा में हिस्सा लेना है। वो हमसे हमारा आगे का कार्यक्रम पूछते हैं। मैं उन्हें बताता हूं, अभी हम लोगों ने करीब सप्ताह भर बूदी में रहकर उसके बाद रास्ते में पड़ने वाली चौदास घाटी के कुछ गांवों से होते हुए वापस धारचूला पहुंचने की योजना बनाई है।
सब कुछ ठीक रहा तो उसके बाद हम आगे उत्तर पश्चिम की तरफ जोहार घाटी के प्रवेश द्वार मुनस्यारी भी जाना चाहेंगे। मुनस्यारी का नाम सुनते ही वो वहां रहने वाले अपने अंतरंग मित्र जनाब गोविंद सिंह पांगती का जिक्र छेड़ देते हैं। गोविंद सिंह पांगती जी से हमारा पिछला परिचय है और नेताजी की तरह वो भी वर्षों तक मुनस्यारी इलाके के ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। जवाहर सिंह जी उनके बहाने 1971 में हुई दिल्ली की गणतंत्र परेड को याद करने लगते हैं, जिसमें उन्हें कुमाऊं की सीमांत जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने का मौका हासिल हुआ था। मेरे पास उनकी दी हुई एक पुरानी स्मारिका है जिसमें छपी एक तस्वीर में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ खड़े अपनी युवावस्था में वो अकीरा कुरोसावा की किसी फिल्म के योद्धा जैसे दिखाई दे रहे हैं। नाश्ते के बाद हम गांव पहुंचते हैं जहां जीवन सिंह बुदियाल जी के घर एक बड़ी पूजा है। पूजा में बलि देने के लिए एक विशेष बकरे को तिब्बत से लाया गया है। रंग सभ्यता में विभिन्न अवसरों पर पशु बलि दिए जाने का पुराना रिवाज है। बलि अमूमन स्थानीय बकरों की ही दी जाती है। बलि दिए गए पशु का मांस भोजन के रूप में काम आता है, जिसके वितरण को लेकर अलग अलग नियम बने हुए हैं। मांस का बड़ा हिस्सा प्रसाद के तौर पर बांटा जाता है। इन घाटियों में खाद्यान्नों की हमेशा बड़ी कमी रही है। इस पृष्ठभूमि में मांस भक्षण आहार परंपरा का एक मुख्य हिस्सा बनना ही था। बलि देने का जो तरीका इन घाटियों में काम लाया जाता है वो अपने आप में अद्वितीय है। संसार भर में जहां अन्य जगहों पर बकरे की गर्दन काट ली जाती है, यहां बकरे को उल्टा लिटाकर उसकी सबसे निचली पसली के नीचे एक छोटा सा चीरा लगाया जाता है। इस काम में विशेषज्ञ माना जाने वाला कोई आदमी उस चीरे के भीतर से हाथ घुसाकर बकरे का कलेजा बाहर खींच लेता है। यह पूरी प्रक्रिया चंद सेकंडों में पूरी हो जाती है। इस प्रक्रिया की सबसे खास बात यह होती है कि इस तरह मारे जाने से बकरे की देह का कोई भी हिस्सा बर्बाद नहीं जाता। खून की एक एक बूंद तक को थाली में इकट्ठा कर लिया जाता है, जिसे जमाए जाने के बाद एक व्यंजन बनाया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे दिलचस्प हिस्सा बकरे का कलेजा होता है, जिसे रनल्यू में छिंछिया कहते हैं। पूजा में बलि चढ़ाए गए बकरे का यह हिस्सा बेहद पवित्र माना जाता है। जिस तरह अनेक सभ्यताओं में जन्म कुंडली पढ़ी जाती है, बकरे के छिंछिया को भी पढ़ा जाता है। जन्म कुंडली की तरह ही छिंछिया को पढ़ने के बाद भविष्यवाणियां की जाती हैं और उनसे संबंधित हिदायतें मिलती हैं। कलेजा पढ़ने की इस कला को छिंछिया औंगमो कहते हैं और इसमें पारंगत लोग धामी कहे जाते हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, धामी अमूमन हर गांव के धार्मिक, चिकित्सकीय और आनुष्ठानिक विशेषज्ञ होते हैं। बलि हो जाने के बाद छिंछिया को एक पवित्र थाली में रख दिया जाता है। उचित मुहूर्त के हिसाब से धामी उसे हाथ में लेकर पहले पीछे की तरफ से देखता है कि बलि को देवता ने स्वीकार किया है या नहीं। अगर छिंछिया के पृष्ठभाग पर लाल रंग की लकीरें होती हैं तो धामी बताते हैं कि बलि को शीना यानी दैत्य उठा ले गया है। यह देवता तक पहुंची ही नहीं है, यानी बलि का पूरा अनुष्ठान दोबारा से करना होगा। यदि बलि को देवताओं द्वारा स्वीकार कर लिया गया है तो धामी छिंछिया का एक एक हिस्सा देखकर अलग अलग तरह की भविष्यवाणियां करता है। मिसाल के तौर पर छिंछिया के ऊपरी हिस्से में 3 सतहें होती हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से मीये कहा जाता है। मीये 3 सतहों से बना होता है, छाछ्यर, मीछ्यर और डाछ्यर। छाछ्यर देवताओं से संबंधित होती है और अगर उसके ऊपरी भाग में किसी तरह की कोई काट छांट हो तो माना जाता है कि देवता इस बात से अप्रसन्न है कि कोई पूर्व नियत पूजा समय पर नहीं कराई गई। यदि ऐसी काट छांट निचले हिस्से में हो तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगले 2 या 4 महीनों में परिवार पर कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है। दोनों ही स्थितियों के लिए धामी उचित समाधान सुझाता है। मीछ्यर पूजा करवाने वाले परिवार के व्यक्तिगत मामलों से संबंधित होता है, जबकि डाछ्यर शत्रुओं से। छिंछिया को मोटा मोटी 14 हिस्सों में बांटकर देखा जाता है। बीमारी, दुर्घटना जैसे बड़े विषयों से लेकर छोटे छोटे मामलों में भविष्यवाणी की जाती है और समाधान बताए जाते हैं। उदाहरण के लिए यह भी बताया जाता है कि इस वर्ष गांव के फलां ढाल पर बर्फ पहले गिरने वाली है, इसलिए अपनी बकरियों को पहले वहां की घास चराने भेज दिया जाए। या सप्ताह के किस दिन घर की महिलाओं के बीच खटपट हो सकती है ताकि उस दिन वो आपसी व्यवहार में सावधानी बरतें। छिंछिया को पढ़ना एक जटिल कला है, जिसे जानने वाले विशेषज्ञों की संख्या लगातार घटती जा रही है। इसके बावजूद रंग समाज में छिंछिया को देखकर धामी द्वारा की गई भविष्यवाणी देवता का आदेश मानी जाती है और हर कोई उससे सहमत होने को बाध्य रहता है।
उल्लेखनीय है कि सामूहिक पूजाओं में बलि दिए जाने वाले बकरों का छिंछा नहीं पड़ा जाता। इस सिलसिले में मुझे पिछले साल चौदास घाटी के सिरखा गांव में हुई एक पूजा याद आ रही है। वो भी पूजा खास थी और उसके लिए भी तिब्बत से बकरा लाया गया था। बलि चढ़ाने वाले गृह स्वामी का बेटा अपने बच्चों को लेकर कई वर्षों के बाद गांव आया था। उसी मौके पर वो पूजा की जा रही थी। बेटा सीमित छुट्टियां लेकर गांव आया था। बलि दिए जाने के कोई 1 घंटे बाद पड़ोस के किसी गांव से आमंत्रित एक बूढ़ा धामी मौके पर पहुंचा और उसने छिंछिया को हाथ में लेते ही बता दिया कि बकरे को दैत्य ले गया, तिब्बत से नया बकरा लाना होगा। परिवार सन्नाटे में आ गया। धामी के जाने के बाद बाहर से आए इस बेटे ने धामी की बड़ी आयु का हवाला देते हुए कहा कि हो सकता है उसे ठीक से दिखाई न देता हो, इसलिए किसी और धामी को बुलाने में कोई हर्ज न होगा। घर के लोगों ने असहमति जताई, पर मामला सिर्फ तिब्बत से नया बकरा लाने का नहीं था। उतनी दूर से बकरा लाने में बहुत समय लगना था। छुट्टियों का भी सवाल था। काफी वाद विवाद के बाद तय हुआ कि एक दूसरे धामी को बुलाया जाए जो किसी और गांव से 3-4 घंटे बाद वहां पहुंचा। छिंछिया जस का तस थाली में रखा हुआ था। धामी ने कमरे में प्रवेश करते ही छिंछिया को केवल एक निगाह भर देखा और घर वालों को उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। जिस छिंछिया को पहले किसी ने एक बार पढ़ लिया, उसे पढ़ने को मुझे बुलाया आप लोगों ने? शेंगसे देवता का जरा भी भय नहीं रहा आप लोगों को? धामी को किसी तरह समझा बुझाकर चुप कराया गया और निश्चय हुआ कि पूजा अगले वर्ष की गर्मियों की छुट्टियों तक के लिए मुलतवी कर दी जाए। दुनिया भर के समाजों का अध्ययन कर चुकी सबीने ने बाद में मुझे एक दफा बताया कि बलि दिए गए पशु के कलेजे से संबंधित कुछ विवरण प्राचीन बेबीलोन की सभ्यता से भी प्राप्त हुए हैं। वहां घोड़ों की बलि दिए जाने का रिवाज था, जिसके बाद उसके कलेजे को सीने की परत से मढ़कर मंदिर में प्रदर्शित किया जाता था। अश्वबलि के साक्ष्य अनेक दूसरी सभ्यताओं में भी मिलते हैं। अलबत्ता ये स्पष्ट नहीं है कि छिंछिया जैसी अद्वितीय परंपरा वहां अस्तित्वमान थी या नहीं। बूदी में अगले 3-4 दिनों तक हम पिछले साल इकट्ठा की गई जानकारियों को पुख्ता करने और उनमें आवश्यक सुधार करने का काम करते रहते हैं। इस दौरान हम टुकड़ों टुकड़ों में बुजुर्ग राय बहादुर सिंह लामा जी की मदद से महान तिंद लामा की गाथा का आधिकारिक संस्करण भी दर्ज करते हैं। तिंद लामा का मिथक। माना जाता है कि तिंद लामा का जन्म बूदी के समीप लामारी नामक एक छोटी सी बसासत में एक अंडे से हुआ था, जिसे एक गरुड़ ने सेया था। उन्हें एक शेरनी ने अपना दूध पिलाकर बड़ा किया था। जाहिर है तिंद लामा के मानवीय माता पिता भी थे। एक बार जब तिंद लामा बहुत छोटे थे, वो अपने नन्हे से पालने से गायब हो गए। चिंतित होकर उनके माता पिता और संबंधियों ने उनकी खोज शुरू कर दी। तिंद लामा को छिलो नाम का पासे का खेल खेलना बहुत अच्छा लगता था। उनके पास ये शक्ति थी कि वो अपनी देह को कहीं भी पहुंचा सकते थे और छिलो खेलने के लिए अक्सर छिंदू या गरब्यांग गांव पहुंच जाते थे। गरब्यांग गांव की एक महिला उनकी देह यष्टि देखकर आकर्षित हो गई। एक दिन उसने देखा कि बालक तिंद लामा अकेले छिंदू गांव से घराट के नजदीक छिलो खेल रहे थे। बालक की देह पर कोई भी वस्त्र नहीं था। सत्य ये था कि तिंद लामा देवताओं और आत्माओं के साथ छिलो खेला करते थे, जिन्हें साधारण मनुष्यों द्वारा नहीं देखा जा सकता था। अगली सुबह उस महिला ने अपने घर पर पिछली शाम देखे गए दृश्य के बारे में बतलाया। कुछ ग्रामीण महिला द्वारा बताए गए स्थान पर गए। ग्रामीणों ने बालक को वहां खड़ा देखा। जब बालक ने ग्रामीणों को अपनी तरफ आता देखा तो वो दोस्ताना तरीके से मुस्कुराता हुआ उड़ा और बादलों में अलोप हो गया। तब से तिंद लामा को फंग लामा यानी उड़ने वाला लामा भी कहा जाता है। जिस जगह से तिंद लामा ने उड़ान भरी थी वो आज भी एक स्तंभ की शक्ल में मौजूद है, जबकि उसके आसपास की धरती काफी गहरे धंस चुकी है। जब उस महिला ने बालक के जादुई रूप से अदृश्य हो जाने के बारे में सुना तो उसे विश्वास हो गया कि ये वही बालक है जो उसके स्वप्नों में आता रहता था। ग्रामीणों ने उस स्त्री को कई तरह के लालच दिए कि यदि वो बालक तिंद लामा के बारे में कुछ बता देगी तो उसे बहुत सारे इनाम दिए जाएंगे, लेकिन महिला ने मना कर दिया। महिला ने मांग की कि गांव की जल और समृद्धि की देवी न्योंगटांग को उसके हवाले कर दिया जाए। महिला की बात मान ली गई। ऐसा होते ही ग्रामीणों ने देखा कि बालक तिंद लामा महिला द्वारा बताए गए स्थान पर ही खड़े थे। अपने जीवन में तिंद लामा ने पूरे इलाके और खासतौर पर बूदी गांव में परोपकार के अनेक कार्य किए, जिससे उन्हें अपार ख्याति और सम्मान की प्राप्ति हुई।
वे शारीरिक रूप से बलशाली थे, इसके अलावा वे बुद्धिमान और चतुर भी थे और उन्होंने अपना जीवन रंग लोगों के उत्थान में लगाया। उनकी शक्ति का पहला प्रमाण सिमखोला में देखा जा सकता है, जहां उन्होंने गाला बगेल नाम के एक दुष्ट राक्षस का वध किया था। व्यास घाटी के लखनपुर नाम का स्थान के ठीक सामने काली नदी के पार नेपाल में तंपा झरने के पीछे एक गुफा में रहने वाले तंपा खुची शियना नाम के एक अन्य दैत्य का जिक्र एक दूसरे मिथक में आता है। हमेशा भूखा रहने वाला तंपा खुची सेना क्षेत्र के चरवाहों और ग्रामीणों के लिए आतंक का पर्याय बन चुका था। बूंदी के बुजुर्गों से दिलचस्प विवरणों के साथ ये कथा सुनी जा सकती है, जिसमें तिंदलामा ने अपनी चालाकी से तंपाकुची सेना को एक गर्म लाल पत्थर निगलने को विवश किया, जिसके बाद वो रंग देश छोड़कर चला गया। तिंदलामा के बारे में एक और कथा उनके छीलो खेलने के शौक को लेकर है। बूदी गांव के निकट एक स्थान पर थाकोंग नाम का एक सेना अक्सर तिंदलामा के साथ छीलो खेलने आया करता था। दोनों महारथी खिलाड़ी थे और उनकी बाजियां लंबी चला करती थीं। उनके बैठने के निशान क्षेत्र की अनेक चट्टानों पर आज भी देखे जा सकते हैं। उसी स्थान पर एक सुंदर पत्थर भी दिखाई देता है। मानते हैं कि दोनों इस पत्थर पर बैठकर खेला करते थे। क्योंकि तिंदलामा सेना से अधिक बलशाली थे, ये पत्थर उनके भार के कारण एक तरफ को अधिक धंसा हुआ है। एक और कथा के अनुसार थाकोंग और तिंदलामा के बेटे के बीच हुई कुश्ती में थाकोंग की करारी हार हुई, जिसके बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। एक बार तिंदलामा को दारमा घाटी से न्योता आया। वहां के विख्यात दारमा लामा ने उन्हें बुलाया था। जब तिंदलामा वहां खाना खाने को आसन ग्रहण कर ही रहे थे, दारमा लामा ने उनसे आग्रह किया कि वो भोजन से पहले नजदीक में स्थित जल स्रोत पर जाकर हाथ धो लें। जब तिंदलामा जल स्रोत पर पहुंचे तो उसका जल ठोस बर्फ में तब्दील हो गया। दरअसल दारमा लामा ने अपने मेहमान को अपनी शक्ति दिखाने के उद्देश्य से न सिर्फ उस जल स्रोत के बल्कि आसपास के इलाके के सभी जल स्रोतों और नदियों धारों के पानी को बर्फ में बदल दिया था। तिंदलामा अपने हाथ न धो सके और इस तरह उनकी एक छोटी सी पराजय हुई। लेकिन जब वो वापस आ रहे थे, उन्होंने समूची दारमा घाटी का पानी अपने साथ लिया और उसे ले जाकर बूदी गांव के पास एक स्थान पर छोड़ दिया। उस स्थान पर पानी का एक सोता फूट पड़ा, जिसे आज भी बूदी गांव के लोग दारमाची नासो के नाम से संबोधित करते हैं। इन्हीं दो खलीफा लामाओं के बारे में एक और किस्सा चलता है, जिसके मुताबिक दारमा लामा ने अपनी शक्ति प्रदर्शन के तौर पर तिंदलामा के पास अपनी एक नौकरानी को संदेशवाहिका बनाकर भेजा। महिला तिंदलामा को उस पुल पर मिली जो छिंदू और छांगरू गांवों को जोड़ता था। यह विशिष्ट संदेशवाहिका अपने साथ बांस की बनी टोकरी में काली नदी का पानी लेकर आई थी। बदले में दारमा लामा को वैसा ही शक्तिशाली संदेश भेजने के उद्देश्य से तिंदलामा ने एक सूखे अखरोट के छिलके को लेकर नजदीक की ठोस चट्टान पर एक चोट की। इस चट्टान से भी पानी का सोता बह निकला। इस जल स्रोत को कुरेती कहा जाता है और लोग मानते हैं कि इसके जल में अनेक औषधीय गुण पाए जाते हैं। बूदी गांव के लोगों की स्मृतियां तिंदलामा की अनेक ऐसी कथाओं से भरी हुई हैं। तिंदलामा को ईश्वरीय शक्तियां मिली हुई थीं और कुटी गांव के एक और महान लामा शैकपो लामा के साथ उनकी मित्रता के अनेक किस्से पूरी घाटी में सुने सुनाए जाते हैं। तिंदलामा के वर्तमान वंशज खुशाल लामा आज भी अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से बूदी गांव के लोगों के कल्याण में रत हैं। बूदी से मालपा और तिब्बती भिक्षु से मुलाकात। बूदी में हमारा काम निपट गया है। हमें 2 दिन पहले आगे की यात्रा पर निकल चुकना चाहिए था, लेकिन लगातार हो रही बारिश ने सारी योजना गड़बड़ कर दी है। पिछले 3 दिनों की तरह फिर सुबह से बारिश है। लगता है आज का दिन भी यहीं बिताना पड़ेगा। अपने पिट्ठू पर निगाह डालता हूं, जिसे पिछली रात पैक करता करता मैं ठहर गया था। उसका खुला हुआ मुंह खासा मनहूस दिखाई दे रहा है। चाय नाश्ता निपटते निपटते अचानक बारिश थम जाती है और आसमान साफ होने लगता है। सबीने और मैं एक बार एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सामान बांधना शुरू कर देते हैं। सनम काकू और चौकीदार जी से विदा लेकर 11 बजे हम बूदी छोड़ देते हैं। जयसिंह को खबर है कि मालपा तक का मुख्य रास्ता कई जगहों पर खराब है, इसलिए वो एक पुराने रास्ते से चलने का प्रस्ताव देता है। हम मान जाते हैं और कोई चारा भी नहीं है। हल्की फीकी धूप निकल आई है और हवा में चिड़ियों की चहचहाने की आवाजें हैं। परवीन शाकिर के शब्दों में
सूरज की शह पे तिनके भी बेबाक हो गए जैसा माहौल है। रास्ता बेहद खराब है और हमें बहुत संभल कर चलना पड़ रहा है। अचानक सबीने ठिठक कर रास्ते से लगे एक बड़े चट्टान नुमा पत्थर को देखने लगती है। धूप का आनंद लेने की नीयत से अलसाए से 2 नन्हे से भूरे सांप उस पर पसरे हुए हैं। देखकर जरा भी भय नहीं लगता। आगे चल रहा जयसिंह हमें रुका हुआ देखकर पलटता है और आदतन घास के तिनके से दांत कुरेदता हुआ दिलचस्पी के साथ सांप को देखने लगता है। मुझे लगता है वो स्थानीय जीव विज्ञान का कोई रहस्य उद्घाटित करने जा रहा है। हल्की सी मुस्कान के साथ वो कहता है, बारिश से परेशान हो गए रहे ये सांप भी बेचारे। लामारी से 2 या 3 ढलान पहले एक मोड़ पर अचानक एक वर्दीधारी पुलिस का सिपाही नजर आता है। उसकी मंथर गति बता रही है कि वो थक गया है। फिर एक एक कर उसके पीछे परंपरागत पोशाक पहने एक युवा तिब्बती भिक्षु और एक और सिपाही नमूदार होते हैं। सबीने थके हुए सिपाही को पानी की बोतल प्रस्तुत करती है। बातचीत चल निकलती है। तिब्बती भिक्षु को पिथौरागढ़ में गिरफ्तार किया गया था। उस पर अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने का अपराध साबित हुआ और कानून के मुताबिक उसे वापस उसके देश भेजा जा रहा है। उसे लिपुलेख में स्थित तिब्बती सीमा पर चीनी पुलिस की चौकी के हवाले किया जाना है। पिछले 4 दशकों से तिब्बत और उसके बाशिंदों पर हो रहे चीनी अत्याचार के बारे में मैंने खूब पढ़ा सुना है। संसार जानता है कि किसी भी किस्म के विरोध या प्रतिवाद का चीनी सत्ता किस बेरहमी और क्रूरता से दमन करती है। तिब्बत को अपनी शांति प्रियता की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। नैनीताल के तिब्बती शरणार्थियों की रहने की जगहें मैंने देखी हैं। उन्हें देखकर गहरी करुणा और असहायता उपजती है। तिब्बती भिक्षु के युवा चेहरे का दमकता ओज मेरे भीतर किसी चीज को गलाना शुरू करता है। उसे न हिंदी आती है न अंग्रेजी। उसकी भाषा में न उससे मैं बात कर सकता हूं न पुलिस वाले से। उसे सीमा पर छोड़ने की मुश्किल ड्यूटी पर लगाए गए दोनों सिपाही कुमाऊनी हैं और पहली बार इस तरह के रास्तों पर आए हैं। वो अभी से इस कदर थके हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें छियालेख की चढ़ाई का जरा भी अनुमान नहीं है, न उस ठंड का जो उनकी प्रतीक्षा कर रही है। मैं उनसे कुमाऊनी में बात करता हूं तो वो खुल जाते हैं और अपने जीवन की सारी दिक्कतें गिनाना शुरू करते हैं। फिलहाल उन्हें आदेश ये है कि भिक्षु को 24 घंटे हथकड़ी में रखा जाए, लेकिन यहां कौन कहां जा सकता है। सो उन्होंने तवा घाट छोड़ते ही हथकड़ी उतार दी थी। मुझे अपने बैग में धरे अनन्नास के मुरब्बे के उस टिन की याद है जो सूबेदार राम लायक सिंह ने हमें छियालेख में दिया था। मैं उसे बाहर निकालता हूं और भिक्षु को थमाता हूं। वो असमंजस में पहले मुझे देखता है, फिर सिपाहियों को। सिपाहियों के सिर हिलाने पर वो उसे ले लेता है। मैं उससे बहुत सारी बातें करना चाहता हूं, बस हाथ भर मिला पाता हूं। 10 मिनट बाद हम अपने अपने रास्ते पकड़ते हैं। जहां तक संभव होता है मैं पलट पलट कर देखता हूं और भिक्षु की धीरे धीरे ओझल होती जाती आकृति को स्मृति में जमा करता जाता हूं। मुझे मालूम है कि कुछ ही दिनों में उसे चीन की जेलों में सड़ाया जाएगा। हो सकता है वो बच जाए, हो सकता है ना बचे। एक बूढ़े दंपति लामारी में आटे की चक्की चलाते हैं। पिछली दफा सबीने ने उनकी कुछ तस्वीरें खींची थी। वो उनके लिए प्रिंट बनवा कर लाई है। वो खुश हो जाते हैं। मुख्य रास्ते से लगे उनके छोटे से घर के अहाते में बैठे हम बातचीत कर रहे हैं। भीतर से एक बेहद सुंदर लड़की चाय लेकर निकलती है। उनकी पोती है। कुछ दिन नाना नानी के साथ रहने आई है। स्टील के गिलास से गर्म चाय का आनंद लेता मैं आसपास का मुआयना करता हूं। चक्की से लगती जमीन पर पत्थर, घास फूस, टीन की चादर और प्लास्टिक की पन्नियों जैसी अंगड़ खंगड़ चीजों की मदद से एक तंबूनुमा घर बनाया गया है, जिसके बाहर चीथड़ों में ढके 2-3 बच्चे पत्थरों की मदद से अखरोट तोड़कर खा रहे हैं। एक मरियल सा पिल्ला भी है जिसकी गर्दन पर दुबली सी सुतली बांधी गई है। बच्चे हंसते हैं तो वो जोर जोर से पूंछ हिलाने लगता है। बच्चों की खिलखिलाहट समूचे दृश्य के पार्श्व पर लगातार फैली हुई है। ये सस्ती दिहाड़ी पर मिल जाने वाले उन नेपाली मजदूरों के बच्चे हैं जो सड़क बनाने के किसी ठेके पर लाए गए हैं। लगातार एक जगह से दूसरी जगह बदलते दिन भर काम करते रहने वाले इन नेपाली श्रमिकों के तंबू हर सुदूर कच्ची पहाड़ी सड़क के किनारे देखे जा सकते हैं। मैं पिछले दिनों हुई बारिश के बारे में सोचता हूँ। एक निगाह तंबू पर डालता हूँ और सिहर उठता हूँ। लामारी से मालपा तक का रास्ता कीचड़ और पत्थरों से भरा पड़ा है। हाल के दिनों की बरसात के दौरान असंख्य जगहों पर भूस्खलन हुआ है। कभी कभी निगाह ऊंची कर ऊपर पहाड़ों की तरफ देखता हूं तो बहुत भय लगता है।
काली गंगा नदी अब रास्ते के तकरीबन समानांतर चल रही है। थोड़ी देर में छंखन री का मैदान आ जाता है और उसके बाद पेलशिती का झरना। झरने में खूब पानी है और उसकी बहुत सारी छोटी बड़ी धाराएं रास्ते के ऊपर गिर रही हैं। आगे जाने के लिए हमें भीगना ही होगा। उसका भय नहीं लगता क्योंकि हम पहले से ही भीग रहे हैं। बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। जयसिंह हमसे काफी पहले मालपा पहुंच चुका है और चाय की दुकान में हमारा इंतजार कर रहा है। पिछली बार हम यहाँ आए थे तो कुमाऊं मंडल विकास निगम के एक बैरक में ठहरे थे। टीन की चादरों से बनी ये बैरक काली नदी के हिंसक बहाव के इतना नजदीक थी कि रात भर भय लगता रहा था। इस बार हम मालपा के PWD डाक बंगले में जगह हासिल करने की कोशिश करेंगे, जहां जयसिंह के चाचा चौकीदार हैं। आधे घंटे की लगातार बूंदाबांदी और झरने के पानी ने हमें पर्याप्त भिगो दिया है। ऐसे में चाय की दुकान की सुलगती भट्टी की बगल में बैठना अच्छा लगता है। चाय और बिस्कुट वगैरह के बाद हम मुख्य मार्ग से थोड़ी ऊंचाई पर मौजूद PWD डाक बंगले पहुंचते हैं। संभवतः इलाके में सेना की कोई ड्रिल चल रही है, जिसके चलते बहुत सारे फौजियों ने अपने तंबू डाक बंगले के आसपास गाड़ रखे हैं। कुल 2 छोटे कमरे हैं, जिनमें से एक पर सेना के वायरलेस ऑपरेटर ने कब्जा कर रखा है, जबकि दूसरा अधिकारियों के लिए आरक्षित है। जयसिंह के दयालु चाचा अपने जोखिम पर हमें उस दूसरे कमरे की चाबी दे देते हैं। मूसलाधार बारिश से रात भर टीन की छत बजती रहती है। डाक बंगले के प्राचीन गद्दों में निवास कर रहे खटमल पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी रात तबाह हो जाए, पर हमारी थकी हुई देहें उन्हें ऐसा करने नहीं देती और किसी पहर हम गहरी नींद में प्रविष्ट हो जाते हैं। बिंदा कोटी के रास्ते चौदास घाटी में प्रवेश। नाश्ते के लिए गर्म गर्म रोटियां निकालते जयसिंह के चाचा बताते हैं कि बारिश सुबह 4:30 बजे तक होती रही। मालपा से आगे कुछ जगहों पर चट्टानें गिरने के समाचार हैं। मैं उनकी रसोई के छोटे से दरवाजे के बाहर निगाह डालकर देखता हूं। आकाश सलेटी बादलों से घिरा हुआ है और बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। कुछ भी हो जाए, हमने हर हाल में आज की रात बिंदा कोटी पहुंचने का मन बना रखा है। कल की यात्रा के बाद अब बारिश में भीगने का भय भी कम हो गया है और वैसे भी मालपा से बिंदा कोटी बहुत दूर नहीं है। बैग पैक करते करते ही हल्की बरसात शुरू हो गई है। जूते के तस्मे बांधती सबीने कहती है, बहुत मजा आने वाला है चोको, तैयार हो। मालपा की सीमा से बाहर निकलने में ही हमें 1.5 घंटा लग जाता है। कीचड़ में चलते हुए कुमाऊं मंडल विकास निगम की बैरकों तक पहुंचे ही थे कि सामने का नजारा देखकर एक बार को जी दहल जाता है। आगे करीब 20-25 मीटर तक रास्ते का नामो निशान नहीं है। ऊपर पहाड़ से लगातार मलबा बहकर आ रहा है और नीचे काली का बहरा कर देने वाला उफान भरा शोर है। पिछले कई दिनों की बारिश के कारण मलबा लसलसे कीचड़ में तब्दील हो गया है, जिस पर चलना आसान तो नहीं होगा। हम वहीं एक चट्टान की छांव में बैठ जाते हैं। कुमाऊं मंडल विकास निगम का एक पूर्व परिचित कर्मचारी हमसे बात करने चला आता है। सुबह तक तो 2-4 लोग यहाँ से आना जाना कर पा रहे थे, पर अभी आधे घंटे से मलबा फिर से आने लगा है, वो सूचित करता है। वो हमें बैरक में आने का न्योता देता है। काली का शोर इस कदर है कि हम केवल चीख चीख कर ही बातें कर पाते हैं, जिसका मुख्य विषय घूम फिर कर बार बार बारिश और मलबे पर आकर थम जाता है। अगले आधे पौन घंटे में हम 3 कप चाय पीते हैं और लगातार सामने ढलते आ रहे भूस्खलन पर निगाहें लगाए रखते हैं। बारिश थम गई है। हम बाहर निकल आते हैं। हमें रास्ते का अगला छोर दिख रहा है, जिसके आगे सब साफ है। बस किसी तरह ये 20-25 मीटर पार हो जाएं। जयसिंह कहता है, हो जाएगा। मैं संशय के साथ सबीने को देखता हूं। वो वैसी ही निगाहों से मुझे देख रही है। जयसिंह के पास एक योजना है। कहता है, हम एक बार में एक एक करके उस मलबे को पार करने की कोशिश करें, यानी एक आदमी बगैर ऊपर देखे सावधानी से कीचड़ में पांव धंसाते हुए आगे बढ़े और बाकी के लोग मलबे के छोर पर खड़े होकर उसे चेताने का काम करते रहें। यानी ऊपर से पत्थर आ रहे हों तो चिल्लाकर उसे आगाह करें। यह बेहद दुस्साहस से भरी योजना है, लेकिन इस समय और कोई चारा ही नजर नहीं आता। हम विचार कर ही रहे थे कि सामने की तरफ के छोर पर कहीं से आ रही एक बूढ़ी स्थानीय महिला मलबे पर हमारी दिशा में चलना शुरू करती दिखाई देती है। उसके पैरों में रबड़ की चप्पलें हैं और पीठ पर बोझा। वो किसी तरह पांव टिकाती एक एक कदम आगे बढ़ा रही है, जो कभी एड़ियों तो कभी पिंडलियों तक मलबे में धंसे जा रहे हैं। हम थमी हुई सांसों से उसे देख रहे हैं।
जयसिंह चीख कर आवाज लगाता है, आराम से काकी, डरना मत, धीरे धीरे आओ। 3-4 मिनट की मशक्कत के बाद वो ठीक हमारे सामने है। वो बोझा नीचे रखती है, चप्पल उतारती है और पास में बह रहे साफ पानी के एक धारे पर पहले उन्हें और फिर अपने पैरों को साफ करती है। जयसिंह उससे कुछ पूछता है लेकिन वो जवाब नहीं देती। अपना काम पूरा करके वो चप्पल पहनती है, बोझा पीठ पर लादती है और धीमी रफ्तार से ऊपर लामारी की तरफ जाने वाले रास्ते पर चल देती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके लिए ये रोजमर्रा का काम है। उसके चले जाने के 1 मिनट बाद तक हम सन्नाटे में रहते हैं। सभी ने अचानक निर्णायक ढंग से खड़ी होती है और हिंदी में कहती है, जयसिंह जी, एक बार में एक, ओके, ठीक है। 15 मिनट के दुस्साहस के बाद हम मलबे के उस तरफ से कुमाऊं मंडल विकास निगम के अपने परिचित को हाथ हिलाकर विदा कह रहे हैं। हम तीनों के जूते और पतलूने कीचड़ से मटिया मेट हो चुके हैं। संयत होकर हम चलना शुरू करते हैं तो सबीने कहती है, आई वोंट लाइक टू डू दिस अगेन। मी टू, मैं कहता हूं। हम दोनों एक साथ इत्मीनान की हंसी हंसते हैं। हंसता हुआ जयसिंह कहता है, मैंने कहा था आपसे, हो जाएगा। मालपा से आगे निकलते ही फिर से हल्की बारिश पड़ने लगती है। अगले 6 किलोमीटर नदी के किनारे किनारे चलते लखनपुर पहुंचने तक वो लगातार एक ही रफ्तार से पड़ती रहती है। हमने अपने बैग वगैरह को कहीं से हासिल की गई प्लास्टिक की पुरानी चादरों से भरसक सुरक्षित करने की कोशिशें तो की हैं, लेकिन हमें मालूम है कि उनके भीतर सब कुछ गीला हो गया होगा। लखनपुर में सीधी चट्टानों को काटकर एक गुफा जैसी बनाई गई है, जिसके भीतर एक बहादुर आदमी ने एक ढाबा खोल रखा है। हम वहां भरपेट भोजन करते हैं। भोजन मतलब मोटे चावल का भात, बगैर छौंक की स्थानीय दाल और मौसमी हरे पत्तों की सूखी सब्जी। सफर के दौरान रास्ते में मिलने वाले ढाबों में हमें अमूमन यही खाने को मिलता रहा है। कहीं कहीं मैगी भी मिल जाती है। इससे ज्यादा की न हमें उम्मीद होती है न जरूरत। लखनपुर से बिंदाकोटी तक एक ऊंची चढ़ाई है, जिस पर एक के बाद एक 4,500 ऊबड़ खाबड़ सीढ़ियां बनी हुई हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि इन सीढ़ियों की संख्या 4,444 है। काली नदी से लगे एक बेहद पथरीले पहाड़ के हिस्से को काटकर बनाई गई ये सीढ़ियां न जाने कितने वर्षों पहले बनाई गई होंगी। 2 दिन लगातार कीचड़ और मिट्टी में चलते रहने के बाद पत्थर से बनी साफ सुथरी सीढ़ियां चढ़ना शुरू में अच्छा लगता है। थोड़ी ही देर में ऊब होना शुरू हो गई। ऊंचाई चढ़ने के साथ काली गंगा का शोर धीमा पड़ता जाता है। नदी के उस तरफ नेपाल के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी वहां किसी रास्ते पर चल रहा कोई इक्का दुक्का आदमी भी निगाह में आ जाता है। 1.5 घंटे लगातार चढ़ने के बाद हम बिंदाकोटी में हैं। यहाँ की इकलौती दुकान में बैठा जयसिंह चाय पी रहा है। वो हमसे काफी पहले पहुंचकर यहाँ के PWD डाक बंगले के चौकीदार से मुलाकात करके हमारे सोने की व्यवस्था भी कर चुका है। हमें देखते ही वो हमारे लिए चाय बनवाने लगता है। मेज पर सप्ताह भर पुराना अखबार रखा हुआ है। जयसिंह उसे उठाकर तन्मय होकर पढ़ने लगता है। ख्याल आता है कि हमने 2-2.5 महीने से न अखबार देखा है न टीवी। दरअसल हमने इस पूरे समय न बिजली देखी है न गाड़ी। हमारे साथ घूमते हुए जयसिंह को भी पूरे 2-2.5 महीने बीत चुके हैं। जाहिर है उसे अपने परिवार की याद आती होगी। घर पर उसके माता पिता हैं, पत्नी है, 4 बच्चे हैं। चाय सुड़कते हुए मैं जयसिंह को गौर से देखने लगता हूँ। उसके चेहरे पर अपने घर के नजदीक पहुंच जाने की खुशी जाहिर हो रही है। मैं उससे इस बारे में मजाक करता हूं और वो शर्मा जाता है और दिया सलाई की तीली निकालकर उसे अपने दांतों के बीच फंसा देता है और जमीन को देखने लगता है। सब कुछ ठीक रहा तो कल शाम तक हम उसके गांव में होंगे। डाक बंगले पहुंचकर हम सामान खोलते हैं। कपड़े और बाकी खुली हुई चीजें तर हो चुकी हैं। हमारे स्लीपिंग बैग इस कदर भीग गए हैं कि हमें उन्हें बाहर ले जाकर निचोड़ना पड़ता है। दोनों से मग मग भर पानी निकलता है। जयसिंह उन्हें लेकर दुकान पर चला जाता है, जहां लगातार जल रही भट्टी की गर्मी में उनके थोड़ा बहुत सूख जाने की उम्मीद है। पुराने बदबूदार कंबलों और चकती की एक बोतल के सहारे हम किसी तरह रात काट लेते हैं। तड़के जोर की एक कड़कदार आवाज से आंख अचानक खुल जाती है। मैं इस आवाज को अच्छी तरह पहचानता हूं। एक झटके में हम दोनों बिस्तर से निकलकर बाहर बरामदे में आ जाते हैं। जयसिंह और चौकीदार वहां पहले से मौजूद हैं। हमसे बिल्कुल बगल की पहाड़ी की चोटी से एक बहुत बड़ा सा हिस्सा टूट कर नीचे आया है।
नतीजतन वो रास्ता बंद हो गया है जिससे होकर हम कल यहाँ पहुंचे थे। शुक्र है हमें आगे जाना है, वो रास्ता फिलहाल खुला हुआ है। जल्दी जल्दी तैयार होकर हम जयसिंह के गांव की राह लगते हैं। हमारे चलना शुरू करते ही बारिश होने लगती है। हम पूरे दिन चलते रहते हैं। बारिश भी पूरे दिन चलती है। कभी चढ़ाई आती है, कभी ढलान, कहीं कहीं समतल रास्ता भी मिलता है, लेकिन वो हमेशा कीचड़ और गाद से भरा हुआ होता है। बिंदा कोटी से मांगती और पांगला होते हुए कोई 16 किलोमीटर भीगते हुए हमें एहसास होता है कि ये पूरे सफर का सबसे मुश्किल दिन रहा है। इतनी बारिश हमें किसी और दिन नहीं मिली। शाम के 4 बजे हम जयसिंह के गांव दंदौला पहुंच गए हैं। जयसिंह के परिवार में हमारे आने से खुशी का माहौल हो गया है। अड़ोस पड़ोस के तमाम लोग सबीने को देखने उसके घर आकर इकट्ठा होने लगते हैं। उनमें से अधिकतर लोगों ने अपने जीवन में किसी अंग्रेज औरत को अपने सामने नहीं देखा है। जयसिंह पांगला की बड़ी दुकान से बच्चों के लिए खूब खरीदारी करके लाया है। सबीने के जादुई बैग के भीतर सभी के लिए कुछ न कुछ निकल आता है। जयसिंह रंग समुदाय का सदस्य नहीं है। कुछ शताब्दी पहले उसके पुरखे रंग व्यापारियों द्वारा अपने इलाके में बसाए गए थे। ये लोग उनके घरों और खेतों पर काम करते रहे हैं। जाहिर है इन गांवों में वैसी संपन्नता की छाया भी नहीं दिखाई देती। जयसिंह की पत्नी ने 1.5-2 कमरों के अपने घर का सबसे बड़ा कमरा हमारे लिए खाली कर दिया है। लोगों के आने जाने, बच्चों की चीख पुकार, खाने पीने की व्यस्तता और गपबाजी वगैरह में समय तेजी से निकल जाता है। अगली सुबह चटक धूप खिली हुई है। जयसिंह ने हमारे सारे गीले कपड़े, जूते खुले में सुखाने के लिए डाले हुए हैं। पूरा दिन ऐसा ही रहे तो हो सकता है कि हमारे पास रात को सोने के लिए अपना स्लीपिंग बैग होगा, एकदम सूखा हुआ। आज हमें चौदास घाटी के गांव सिरखा पहुंचना है, जहां हमारे एक करीबी मित्र रहते हैं। इसके अलावा सिरखा की सरहद पर एक छोटा सा खूबसूरत डाक बंगला भी है, जहां कोई सप्ताह भर रहकर हम इस तीसरी रंग घाटी के कुछ गांवों में घूम सकते हैं। करीब 12 बजे जयसिंह के परिवार से भावपूर्ण विदाई लेकर हम चढ़ना शुरू करते हैं और 1 घंटे में दंदौला से रुंग पहुंच जाते हैं। स्लेट की ढलवां छतों और लकड़ी की नक्काशी वाले सुरुचिपूर्ण मकान, एक बड़ा सा मैदान, उस पर चल रहे तंदुरुस्त घोड़े, मैदान की बगल से बहती हुई साफ पानी की धारा और दूर तक फैले खेत बताते हैं कि हम चौदास घाटी पहुंच गए हैं। 14 गांव वाले घाटी से वापस धारचूला। रूंग गांव मेरे एक प्रिय मित्र वीरेंद्र सिंह ह्यांकी का गांव है। वीरेंद्र खुद नैनीताल में रहते हैं, लेकिन उनका छोटा भाई लालू गांव में ही रहता है। उसके घर का रास्ता मालूम है, सो हम सीधा वहीं धावा बोलते हैं। लालू बेहद सहृदय व्यक्ति है। वो हमारे आगे चकती की एक बोतल और चांदी के प्याले छोड़कर बिना कुछ पूछे कहे हमारे लिए खाना बनाने में जुट जाता है। आज लालू के हाथ के बनी घी के छौंक वाली मसूर की दाल और खिले हुए बासमती के स्वाद की टक्कर संसार के सबसे महंगे रेस्तरां का भोजन भी नहीं ले सकता। हमारे आने की खबर सुनकर पड़ोस के घरों से भी लोग आने लगते हैं और बातें करते करते महफिल जुटती जाती है। लोग हमसे दारमा और व्यास के हमारे अनुभवों के बारे में ढेर सारे सवाल करते हैं। उनके चेहरों पर इस बात की खुशी जाहिर दिखाई दे रही है कि हमने दोबारा रुंग आने का पिछले साल किया गया अपना वादा निभाया है। बहुत सारे लोकप्रिय मेथकों में रुंग गांव का नाम बार बार आता है। हर पूर्णिमा की रात चंद्रमा इस गांव का फेरा लगाने आता था ताकि यहाँ की जलधारा से मीठा पानी पी सके। गांव की कुछ युवतियां उसके रूप पर आसक्त हो गईं। युवतियों के मन में इच्छा जागी कि चंद्रमा हमेशा हमेशा के लिए उन्हीं के गांव में बस जाए ताकि वो जब चाहें उसे देख सकें। इसके लिए उन्होंने एक तरकीब निकाली। पूर्णिमा की एक रात जब वो पानी पीने उतरा तो झाड़ी के पीछे छिपी युवतियों ने उसके ऊपर गोबर फेंक दिया। युवतियां सोचती थीं कि गोबर पड़ने से वो अशुद्ध हो जाएगा और देवता उसे वापस स्वर्ग में लेने से मना कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चंद्रमा किसी तरह वापस स्वर्ग में पहुंचने में कामयाब हो गया। इस तरह रुंग की युवतियों की युक्ति असफल हुई। अलबत्ता चंद्रमा पर गोबर के स्थायी दाग पड़ गए, जिन्हें आज भी देखा जा सकता है। चंद्रमा के साथ रुंग के एक लोहार की भी कहानी जुड़ी हुई है। चंद्रमा जब भी रुंग आया करता था उसे लोहार से कुछ न कुछ काम अवश्य करवाना होता था। लोहार काम के एवज में पैसे मांगता जो चंद्रमा के पास होते नहीं थे। हर बार
वो अगली बार देने का वायदा करके बच जाता। जब लोहार का उधार बहुत ज्यादा हो गया तो उसने बार बार तकाजा करना शुरू कर दिया। उसके पास पैसे कहाँ से आते? उसके बहानों से आजिज आकर एक दिन क्रुद्ध होकर लोहार ने तय किया कि चंद्रमा को सबक सिखाया जाना जरूरी है। उसने चंद्रमा को लोहे के अपने गर्म चिमटे से थाम लिया। चंद्रमा के शरीर पर उस चिमटे का निशान पड़ गया, चंद्रग्रहण की रात जिसे साफ देखा जा सकता है। बातों बातों में शाम गहरा गई है। अभी हमें थोड़ी चढ़ाई और चढ़नी है। सिरखा के डाक बंगले तक पहुंचना है। हल्का नशा भी हो गया है। लालू बार बार आग्रह करता है कि रात उसी के घर में ठहर जाएं। हमें जाना ही है। सिरखा रुंग से करीब 1-1.25 किलोमीटर ऊपर है। रास्ते में तीजिया और बाबला जैसे छोटे गांव पड़ते हैं। सिरखा में हमारे अंतरंग कुलो सिंह तत्वाल का घर है। पिछले वर्ष हमने उनके साथ लगभग पूरी चौदास घाटी का भ्रमण किया था। कुलो सिंह पुरानी आत्मीयता से मिलते हैं। बचपन में हुई किसी बीमारी के चलते कुलो सिंह की गर्दन एक तरफ को थोड़ी सी झुकी रहती है। वो बहुत शांत और धीमे स्वर में बोलने वाले व्यक्ति हैं। डाक बंगले के चौकीदार से चाबी हासिल करने के बाद वो हमारे लिए भोजन बनवाते हैं। उनकी एक बेटी और एक बेटा सिरखा में रहते हैं, जबकि एक बेटी अल्मोड़ा में पढ़ती है। इलाके में रहने वाले ज्यादातर लोगों की तरह उन्हें भी अपने गांव से संबंधित हर जगह, हर परंपरा के बारे में अनेक किस्से कहानियां याद हैं। अगले पूरे सप्ताह का ज्यादातर हिस्सा हम उन्हीं के साथ बिताने वाले हैं। सुबह उठते ही पिछले साल के नोट्स वाली कॉपी निकाल लेता हूं। पवित्र मानस खंड में चौदास घाटी को चतुर्दश के नाम से संदर्भित किया बताया जाता है। चतुर्दश अर्थात 14 और स्थानीय बोली में भी इसके नाम चेपा बंगबा का यही अर्थ है। इस घाटी में मूलतः 14 गांव थे। फिलहाल ये संख्या बढ़ चुकी है। घाटी के प्रमुख गांव में पांगू, रिमझिम, बैंकुंग, रौंतों, हिमखोला, सोसा, छलमा छिलासो, सिरखा, सिरदंग, बंगबा, जयकोट, कुरीला, सिमखोला, तीजिया, बाबला, रुंग, बुंगबुंग, गाला, जिप्ती और पांगला गिने जा सकते हैं। तवा घाट से चलना शुरू करें तो पांगू को चौंदस घाटी का प्रवेश द्वार कहा जा सकता है। हियाकियों और पातियालों का ये गांव घाटी में शिक्षा के प्रसार का सबसे महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इलाके का पहला विद्यालय यहाँ 1930 के दशक में खुल गया था। रिमझिम, बैंकुंग और रौतों को एक ही ग्राम सभा का हिस्सा माना जाता है। नजदीकी गांव हिमखोला में गरखाल लोग रहते हैं, जबकि सोसा में हियांकी। भौगोलिक समानता की दृष्टि से रुंग, तीजिया, बाबला, सिरखा और सिरदंग एक समूह के रूप में देखे जा सकते हैं। एक दूसरे से तकरीबन सटे हुए रंग, तीजिया और बाबला गांव में हियांकी, पतियाल, पायर, नयाल, डंगरियाल जाति के लोग रहते हैं। सिरदंग में खुन्नू, भौंत और यारसोंग लोग रहते हैं, जबकि खूबसूरत सिरखा, खैर, तत्वाल और हियांकियों का गांव है। बुंगबुंग, गाला, जिप्ती और पांगला में मिश्रित जातियों के लोग रहते हैं, जबकि समूची घाटी में छलमा छिलासो अनुसूचित जातियों का इकलौता गांव है। काली गंगा और धौली गंगा नदियों के बीच के इलाके में स्थित ये घाटी अपनी संपन्नता की वजह से रंग सभ्यता में अपना विशेष स्थान रखती है, जहां भीषण ठंड के चलते व्यांस और दारमा के लोगों को जाड़ों में धारचूला और उसके आसपास की गर्म जगहों में पलायन करने की विवशता है। समुद्र सतह से कम ऊंचाई पर स्थित होने के कारण चौदास घाटी के लोग पूरे साल अपने गांव में रह पाते हैं। इसी तथ्य में उनकी तुलनात्मक संपन्नता का रहस्य छिपा है। इस घाटी से एक और बेहद महत्वपूर्ण तथ्य जुड़ा है। रंग सभ्यता के आदि पुरुष माने जाने वाले मियर मिश्रू नाम के महापुरुष चौदास के एक महत्वपूर्ण गांव सोसा के समीप तिलथिन गुंगतिलथिन नाम के स्थान पर रहा करते थे। मियर मिश्रू का मिथक। मियर मिश्रू बेहद संपन्न व्यक्ति थे, इतने संपन्न कि मनुष्य होते हुए भी उनकी गिनती देवताओं में होती थी। सोना, चांदी और हीरे जवाहरात की कोई कमी न थी। उनका एक ही पुत्र था जो असमय काल कवलित हो गया। भयंकर दुख की स्थिति में मियर मिश्रू इधर उधर भटकते हुए अपने बेटे को जिलाने के उपाय ढूंढने लगे। अंततः किसी ने सुझाव दिया कि वो अपने मृत बेटे के लिए सोने चांदी की चिता बनाएं, जिसमें शंख की मदद से मुखाग्नि दी जाए। मियर मिश्रू ने वैसा ही किया, लेकिन न शंख से आग जली न बेटे के प्राण लौटे। इससे मियर मिश्रू और भी दुखी हुए।
ऐसे में कहीं से उड़ता हुआ एक कौवा आया और मियर मिश्रू को संबोधित करके कहने लगा, अरे देवता, तुम्हारा पुत्र दोबारा जीवित नहीं हो सकता। उसके अंतिम संस्कार भी सोने चांदी की चिता से नहीं किए जा सकते। ये कल्पना करना कि किसी भी मृतक को पुनर्जीवित किया जा सकता है, दैवीय सत्य का अपमान होगा। इसलिए अभी तुम्हारा कर्तव्य है कि अपने बिछड़ गए पुत्र को उपयुक्त ढंग से विदा करो। इसके लिए तुम्हें लकड़ी की चिता बनानी होगी। उसी में भस्म होकर पंच तत्वों से बनी उसकी देह पुनः पंच तत्वों से एकाकार हो सकेगी। उसकी आत्मा तभी इस लौकिक संसार से मुक्त हो सकेगी। इन वचनों को सुनकर मियर मिश्रू को जन्म मृत्यु के चक्र का बोध होता है और वो बुद्धिमान कौवे के द्वारा बताई गई रीति के अनुसार अपने पुत्र का संस्कार करते हैं। जब मियर मिश्रू इन संस्कारों को कर रहे थे, उसी क्षेत्र में रहने वाली एक अकेली स्त्री छिपकर उन्हें देख रही थी। केन हिर्स्या नाम की इस स्त्री के 2 भाई थे, जिन्हें एक अक्षम्य पाप के कारण मृत्यु मिली थी। जिस समय उसने संयोगवश मियर मिश्रू को देखा, उस समय वो अग्नि की खोज में भटक रही थी। जब उसने मियर मिश्रू को एक नई विधि से अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करते हुए देखा, उसके मन में आया कि वो भी अपने भाइयों का उसी विधि से संस्कार करे। तिलथिन गुंग तिलथिन से अपने घर लौटकर उसने वैसा ही किया। इस अंतिम संस्कार को रंग सभ्यता में गुण कहा जाता है। केन हिर्स्या के वैसा करने के बाद से ही सारी रंग घाटियों में अंतिम संस्कार का यह तरीका अस्तित्व में आया। मियर मिश्रू को संसार की वास्तविकता का बोध कराने वाले बुद्धिमान कौवे को सम्मान के साथ कातिते यानी काक पूर्वज कहा जाता है। उसके बताए अंतिम संस्कार के विस्तृत अनुष्ठान को सहयामो अर्थात काक पुराण में दर्ज किया गया है, जो कि रंग संस्कृति की मौखिक परंपरा का एक बहुमूल्य दस्तावेज है। जिस तरह किसी मृत्यु के बाद हिंदू पद्धति में गरुण पुराण का पाठ करने का रिवाज है, रंग समाज में काक पुराण का पाठ होता है। इस पुराण का कोई लिखित पाठ कहीं भी उपलब्ध नहीं है। ये अलग बात है कि उसमें बताई गई सारी कथाएं और बातें लोगों को कंठस्थ रहती हैं। रंग सभ्यता में मियर मिश्रू को महानतम पुरखे के रूप में याद रखा जाता है। सिरखा का डाक बंगला गांव से करीब 200 मीटर दूर पहाड़ी के ऊपर थोड़ी सी समतल भूमि पर बनाया गया है। डिजाइन और आकार के हिसाब से देखें तो यह दुगतू के डाक बंगले की नकल लगता है। गांव से नून तेल लकड़ी का जुगाड़ करके जय सिंह ने यहां भी बढ़िया रसोई जमा दी है। भाग्यवश बारिश नहीं हो रही है और आसमान नीला है। इसका फायदा उठाकर हमने आज का पूरा दिन कपड़े धोने, जूतों की सफाई करने और तमाम चीजों को धूप दिखाने जैसे जरूरी कामों के लिए आरक्षित कर लिया है। दिन की दावत के लिए जय सिंह को कहीं से देसी मुर्गे की व्यवस्था कर लाने को कह दिया गया है। सारे काम निपटाकर हम 12 बजे बाहर कुर्सी लगाकर धूप में बैठ गए हैं। अच्छा लग रहा है। सामने सिरखा गांव की स्लेट की छतें धूप में चमक रही हैं। कुल 40-50 घरों वाले सिरखा की बनावट बाकी के रंग गांव जैसी ही है। एक दूसरे से सटे हुए मकानों की कतारें होती हैं, जिन्हें हारू कहा जाता है। कुमाऊं के अधिकतर गांव में ऐसी कतारों को बाखली कहते हैं। अधिकतर मकान 2 मंजिले होते हैं। ऊपर की मंजिल के पिछले कमरे में रसोई होती है, जिसके बिल्कुल केंद्र में चूल्हा बनता है रन लू में, जिसका नाम है मुलिन। रसोई के बीचों बीच चूल्हा बनाने की रिवायत मैंने यहीं देखी। मिट्टी की लिपाई वाली रसोई ही घर का सबसे गर्म और आरामदेह हिस्सा होती है और घर के ज्यादातर सदस्य इसी के भीतर सोना पसंद करते हैं। पूरी यात्रा के दौरान अनेक बड़े बूढ़ों ने हमें 4-5 दशक पहले विलुप्त हो चुकी एक अनूठी रंग परंपरा के बारे में बताया है। युवा पीढ़ी को जीवन जीने का सलीका सिखाने की ये प्राचीन परंपरा तीनों घाटियों में 1940 के दशक तक अस्तित्वमान रही बताई जाती है। इसे रंबंग कहा जाता था। हालांकि समय के साथ साथ ये शब्द बिगड़कर रंगबंग कहा जाने लगा। हर गांव में बनाया गया रंबंग युवाओं के मिलने जुलने का स्थान हुआ करता था। इसके लिए जो मकान नियत था उसे रंबंगचिम कहते थे। रंबंगचिम का संपूर्ण प्रबंधन गांव की युवतियों द्वारा किया जाता था। 15 साल से अधिक की अविवाहित युवतियां इसकी सदस्य हुआ करती थीं। उनकी देखरेख के लिए उन्हीं में से एक को मुखिया चुन लिया जाता था। इसी मुखिया की अनुमति मिलने के बाद ही गांव के युवक और पुरुष रंगमचिम में प्रवेश के अधिकारी हो पाते थे। दूसरे गांव के युवक भी यहां मेहमान बनकर आते थे। कोई भी गैर रंगमचिम में नहीं घुस सकता था। अपनी मूल संरचना और प्रकृति में रंगमचिम
बस्तर के घोटुल जैसा रहा होगा, जिसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को एक साथ मनोरंजन और शिक्षा हासिल करने का अवसर देता था। खूब नाच गाना होता था और शालीनता की सीमाओं में रहकर युवक युवतियां एक दूसरे के नजदीक आते थे। प्रेम जैसी कोमल भावनाओं का नैसर्गिक प्रस्फुटन होता ही है, लेकिन उन्हें व्यक्त करने के लिए रंगमचिम के नियत नियम हुआ करते थे। उदाहरण के लिए, अगर किसी युवक का दिल किसी युवती पर आ जाए तो उसे अपना प्रेम प्रस्ताव गीत या कविता की सूरत में लिखकर सुनाना होता था। दूसरी शर्त यह होती थी कि इस गीत या कविता में युवती का नाम सीधे नहीं लिया जा सकता था। ये दिलचस्प नियम युवाओं को भाषा की ताकत का एहसास कराता था। बढ़िया नाचना और गाना अच्छे नैतिक मूल्य माने जाते थे। नियम तोड़ने वालों को कठोर सजा मिलती थी और कभी कभी उन्हें जीवन भर के लिए रंगमचिम से बहिष्कृत कर दिया जाता था। ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं जब ऐसे बहिष्कृत लोगों को जीवन भर कुंवारा रहना पड़ा। इसलिए ऐसी जगह पर आचरण संबंधी विवेक बनाए रखने को लेकर एक कहावत प्रचलित है कि साधु का तीर्थ कैलाश मानसरोवर में होता है और युवाओं का रंगमचिम में। चार्ल्स शेरिंग और रतन सिंह रायपा की किताबों में इस बारे में विस्तार से पढ़ने को मिलता है। तथाकथित रूप से सभ्य कहे जाने वाले बाहरी समाज से मेलजोल बढ़ने के क्रम में धीरे धीरे ये महान प्रथा रंग समाज से पूरी तरह लुप्त हो गई। हमारे दोस्त नेताजी यानी जवाहर सिंह नबियाल जी, जिन्होंने अपनी जवानी के पहले सबक नाबी गांव के रंगमचिम में सीखे थे, के पास अपने समय के युवक युवतियों द्वारा लिखे पत्रों, कविताओं और गीतों का बड़ा संग्रह है, जिसे हर हाल में छपना चाहिए। सिरखा के इस डाक बंगले में हमारे 7 दिन बहुत जल्दी बीत गए। इस दौरान हमने आसपास के गांवों के कई चक्कर लगाए और पिछले साल इकट्ठा की गई जानकारियों को दोबारा पुष्ट करने जैसे कई जरूरी काम किए। पिछला पूरा सप्ताह हमने कुलो सिंह जी के साथ इस गांव से उस गांव घर घर जाकर लोगों से सवाल पूछने में बिताया है। ऊपर से देखने पर व्यास, दारमा और चौदास तीनों घाटियां और उनमें रहने वालों की जीवन शैली एक सी लग सकती है, लेकिन ऐसा है नहीं। तीनों की अपनी अपनी अद्वितीयताएं हैं। मिसाल के तौर पर घर के बड़े बेटे के एक निश्चित वय में पहुंच जाने के उपरांत किए जाने वाले जिस अनुष्ठान को व्यास घाटी में बड़ानी का नाम दिया जाता है, वो चौदास में सभा कहलाता है। दारमा में उसे व्रत कहते हैं। ऐसी कितनी ही चीजों की लंबी लिस्ट बनाई जा सकती है। सबीने के इस अकादमिक शोध के लिए हमें लोगों से बार बार एक जैसे सवाल पूछने होते हैं। किसी भी व्यक्ति के एक उत्तर को आधिकारिक तथ्य नहीं कहा जा सकता। उसकी बात की पुष्टि कई दूसरे व्यक्तियों से की जानी होती है। जैसे पिछले साल जब हम पहली बार गरब्यांग पहुंचे तो वहां मिले पहले ही सज्जन ने हमें पूरे आत्मविश्वास से बताया था कि उनके पुरखे चित्तौड़गढ़ से आए थे और उनके परिवार का सीधा संबंध राणा प्रताप के खानदान से था। बात बचकानी थी और उसके भीतर ऊंची हाँक के सारे तत्व मौजूद थे, लेकिन इसका एहसास होने के बावजूद हमने उनकी कही बात को अपनी नोटबुक में दर्ज किया और गरब्यांग के कम से कम 10 लोगों से इसकी तस्दीक की। सभी ने चित्तौड़गढ़ वाली बात को गप बताया। दारमा के गबला के समक्ष चौदास का देवता बम्बा शेंगसे है, जिसके सम्मान में हर साल कार्तिक पूर्णिमा को शेंगठंग नाम की एक बड़ी पूजा आयोजित की जाती है। बंगबा शेंगसे का निवास स्थान तिलथिन में माना जाता है। उनके 3 बेटे थे, लम्यर काक, सेंगतंग काक और करतारू। ज्योतिगाड़ भापों के रहने वाले राक्षस की बेटी उनकी दूसरी पत्नी थी। करतारू का जन्म उसी से हुआ था। इतने सारे देवी देवताओं के होते हुए भी रंग समाज की हर पूजा में सबसे पहले चेपीसै सुमसमा यानी 14 देवताओं और 30 देवियों का आह्वान किया जाता है। कल हम लोग यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूर सिरदंग गांव गए थे, जहां हमारे अति प्रिय कांशीराम सिंह खुन्नू जी का घर है। 70 के आसपास के कांशीराम जी को देखकर लगता है कि वो अपने समय में बहुत बलशाली व्यक्ति रहे होंगे। उनके आलीशान व्यक्तित्व में एक खास किस्म की गरिमा है, जिसने हमें पिछले साल अपनी तरफ आकृष्ट किया था। जाहिर है कि वो हमें देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने धैर्य के साथ हमारे तमाम सवालों के उत्तर दिए। बेहतरीन भोजन मिला, वो अलग। भोजन के बाद सबीने के कहने पर कांशीराम जी और उनकी पत्नी फोटोशूट के लिए पारंपरिक रंग पोशाक पहनने को तैयार हो जाते हैं। घर के बच्चों के इसरार पर सबीने को भी चुंगबाला पहनाया जाता है। अपनी फोटो खींचने का जिम्मा सबीने मुझे देती है।
सिरदांग से विदाई हो और चकती की बोतल तोहफे में न मिले, हो ही नहीं सकता। चूंकि रंग सभ्यता के सभी गांव बहुत ऊंचाई पर बसे हुए हैं, शरीर को गर्म रखने के लिए अल्कोहल की आवश्यकता पड़ती है। संभवतः इसी वजह से उनके हर धार्मिक सामाजिक अनुष्ठान में शराब एक महत्वपूर्ण और आवश्यक वस्तु होती है। यही कारण है कि सरकार ने इस समुदाय को अपने घर पर अपने इस्तेमाल के लिए शराब बनाने की अनुमति दी हुई है। स्थानीय अनाज से बनाई जाने वाली चकती की तुलना सरकारी ठेकों पर मिलने वाली कच्ची शराब से नहीं की जा सकती। चकती बनाने की प्रक्रिया में अनाज के किण्वन यानी फर्मेंटेशन के लिए बल्मा नाम की घास का प्रयोग किया जाता है। खमीर उठे हुए अनाज के मिश्रण से चकती खींचने के लिए आसवन की सदियों पुरानी जिस विधि का उपयोग किया जाता है, स्कॉटलैंड की सबसे उम्दा शराबें भी वैसे ही बनती हैं। बढ़िया बनी हुई चकती के सीमित इस्तेमाल का स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ना बताया जाता है। इन घाटियों के दरिद्र से दरिद्र घरों में भी मेहमानों को चांदी या चाइना के प्यालों में हल्की हरी रंगत वाली बेहतरीन चकती परोसी जाती है। सिरदांग की चकती तीनों घाटियों में मिलने वाली सबसे बेहतरीन शराब मानी जाती है। समुद्र तल से सिरदांग की ऊंचाई ऐसी है कि यहाँ बढ़िया सेब उगता है। इसी सेब का इस्तेमाल यहाँ चकती बनाने में होता है। नतीजतन ये चकती देखने में विस्की जैसी लगती है। दरअसल सिरदांग की सेब चकती दुनिया की सबसे अच्छी शराबों के समकक्ष रखने लायक है। काशीराम जी हमें 2 बोतलें उपहार में देते हैं। हम उन्हें सहेज कर रखने वाले हैं ताकि घर लौटने के बाद अपने दोस्तों को चखा सकें। दारमा घाटी के बौन गांव की तरह पिछली शताब्दी में सिरखा भी ईसाई मिशनरियों की निगाह में आया था और यहाँ भी उन्होंने अपनी जड़ें जमाने की कोशिश की थी। कुलो सिंह जी बताते हैं कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद वे आखिरकार फकत एक परिवार का धर्मांतरण कर सकने में सफल हो सके। उन्होंने यहाँ एक बड़ा सा मकान भी बनवाया था जिसे स्थानीय जन बंगला कहकर संदर्भित किया करते हैं। बंगला खंडहर बन चुका है और बिरादरी से बाहर कर दिए गए इस परिवार का आज कोई नाम नेवा नहीं बचा है। आज सिरखा में हमारा आखिरी दिन है। कल हम धारचूला के लिए रवाना होंगे। अगले महीने की शुरुआत में सबीने की फ्लाइट है। उसे वापस वियना जाना है। उससे पहले हम मुंसियारी और वहां से जोहार घाटी जाना चाहते हैं। आज हम कुछ खंडहर देखने जाने वाले हैं जिन्हें पीपिया नाम के एक मिथकीय राजा के नाम के साथ जोड़कर देखा जाता है। उसकी कहानी हमारी नोटबुक में पहले से ही दर्ज है। पीपिया की कहानी। 5 देवता भाई थे जिनकी 5 मनुष्य बहनें थीं और बंगबा के रुंग गांव में रहती थीं। भाई अपनी बहनों से मिलने आते रहते थे। वो जब भी आते थे बहनें उनके लिए कुछ न कुछ पकाती थीं, लेकिन वो कुछ भी खाने से इनकार कर दिया करते थे क्योंकि वो देवता थे और मनुष्यों का भोजन उन्हें निषिद्ध था। इस बात से बहनें उदास रहा करती। एक बार बहनों ने महीनों तक अपने नाखूनों की मदद से 5 मन धान के छिलके उतारे और भाइयों के आने के दिन उसकी खीर पकाई। बहनों की नाजुक उंगलियां इतना काम करने से घायल हो चुकी थीं, उनसे खून निकल आया था। इतनी मोहब्बत से पकाई गई खीर खाने से वो कैसे मना करते। उन्हें खीर परोसी गई तो वो उसे खाने का अभिनय करने लगे। वो हाथ से कौर बनाते और मुंह के सामने लाकर चालाकी से उसे अपने पीछे की तरफ फेंक देते। बहनों को लगा आखिरकार उनके भाई उनका बनाया भोजन खा रहे हैं। वो बहुत खुश हुई। इस अभिनय के दौरान गलती से सबसे छोटे भाई के मुंह में चावल का एक दाना चला गया। अगली सुबह उसको छोड़कर बाकी भाई आराम से उड़कर अपनी राह निकल गए। छोटे भाई का मुंह जूठा हो गया था, सो वो धरती पर रहने को अभिशप्त हो चुका था। बड़े भाइयों ने जाते जाते उससे कहा कि वो उसके लिए धरती पर ही स्वर्ग जैसी सुविधा उपलब्ध करा देंगे। छोटे भाई ने सिरखा में अपना महल बनाया और लोग उसे राजा मानने लगे। उसे पीपिया के नाम से ख्याति मिली। सिरखा से कुछ मील नीचे जयकोट नाम के गांव में दल्ली के एक विशाल पुराने पेड़ ने पीपिया की धन दौलत के बारे में सुना तो वो अपनी जड़ों को छोड़ उसे देखने सिरखा के लिए रवाना हो गया। जब वो महल में पहुंचा, चतुर पीपिया ने उसे अपनी ताकत से सीढ़ी में बदल दिया और उसका इस्तेमाल अपने महल में जीने के रूप में करने लगा। ये पीपिया के एक दुष्ट व्यक्तित्व में बदलने की शुरुआत थी। बाद के वर्षों में वो बहुत ही क्रूर और सनकी हो गया। उसे देवताओं से चिढ़ हो गई।
और वो अपनी सारी संपत्ति नष्ट कर देने पर आमादा हो गया। इसके लिए उसने एक उल्टी पूजा की, जिसके लिए सत्तू की जगह राख का धलंग बनाया गया और काले कुत्ते की बलि दी गई, जिससे देवता क्रोधित हुए और पीपिया की जिद पूरी हुई और वो तबाह हो गया। कथा का एक दूसरा संस्करण भी है, जिसके मुताबिक दुष्ट पीपिया को अपनी आसन्न मृत्यु का भान हो गया था। वो नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद उसकी दौलत का एक भी अंश गांव वालों को मिले। इस नियत से उसने अपने सारे धन और बहुमूल्य वस्तुओं को सिरखा के सामने के पहाड़ में ले जाकर गाड़ दिया। सिरखा के लोग कहते हैं कि पूर्णिमा और अमावस्या की रात को उस जगह जलते हुए एक दिए की रोशनी दिखाई देती है जहां उसने अपनी दौलत गाड़ी थी। रात को सोने से पहले हम ठंड के बावजूद डाक बंगले के बाहर खड़े होकर दूर नजर आ रही सिरखा की मध्यम रोशनियां देखते हैं। 8 या 10 घरों में सोलर बैटरी वाले बल्ब हैं, जबकि बाकी को मिट्टी के तेल वाले दियों का सहारा है। देखो तुम्हारी दौलत चमक रही है, मैं सबीने को छेड़ने की नीयत से कहता हूं। हाँ, बहुत बड़ी दौलत है। वो एकटक उसी दिशा में देखती रहती है। कुलो सिंह जी के घर से नाश्ते का बुलावा पहले ही आ चुका है। उनका छोटा बेटा कहीं से एक छोटा सा पिल्ला ले आया है। खाने पीने की सुध-बुध भूल वो हर समय उसी के साथ खेलता रहता है। आजकल तो सोता भी इसी के साथ है। खिड़की से उस पर निगाह डालती उसकी बड़ी बहन नर्मदा हमें सूचित करती है। मैं पहले उन दोनों को देखता हूं, फिर आसमान को। 8 चमकीले दिनों के बाद बादल लगे हैं। इंद्र देवता को भी पता लग गया होगा कि आज हमें चलना है, तभी तो सुबह से धूप नहीं आई, जयसिंह मजाक के स्वर में कहता है। 11 बजे हम सिरखा से रवाना होते हैं। रास्ते में काशीराम जी से दुआ सलाम होती है। उसके बाद लगातार उतरते हुए हम पांगू पहुंचते हैं। रास्ते में छिलमछिलासो गांव दिखाई देता है। पांगू से तवाघाट के बीच ठाणीदार, जिसे गलती से थानेदार कहा जाता है, की मुश्किल ढलान है। तवाघाट तक का पूरा रास्ता करीब 10 किलोमीटर का है, जिसमें से 6 से 7 किलोमीटर उतरना होता है। इस रास्ते की ढलान किस कदर तीखी है उसे इस बात से समझा जा सकता है कि जहां तवाघाट 914 मीटर की ऊंचाई पर है, पांगू की ऊंचाई 2225 मीटर है। दरअसल इस रास्ते की मुश्किल को समझने के लिए एक बार आपको तवाघाट से पांगू तक चढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। मैं हैरान हूं, पूरे रास्ते जरा भी बारिश नहीं हुई। 5 बजे के आसपास हमें तवाघाट की सड़क दिखाई देने लगती है। इतने लंबे समय बाद कोलतार से बनी सड़क को देखना अटपटा लग रहा है। थोड़ी देर बाद हम धारचूला में होंगे। कल हम अपने प्रिय मित्रों जवाहर सिंह नबियाल और हरीश रौतेला से मिलेंगे। अपनी इस यात्रा के बारे में उन्हें ढेर सारी बातें बताएंगे। उम्मीद है वहां के इकलौते होटल में हमें अपनी पसंद का कमरा मिल जाएगा। निकलने से पहले हमने कुछ लोगों को उसके मैनेजर का पता भेज रखा था। हो सकता है वहां हमारे लिए एक आध चिट्ठियां आई हों। कमरे में लाइट होगी जो एक स्विच के जलाने से जल जाएगी। टीवी होगा जिसमें कोई न कोई क्रिकेट मैच चल रहा होगा। रोजमर्रा का संसार कितनी तेजी से अपना शिकंजा कसना शुरू कर देता है। तवाघाट में चाय की दुकान वाला हमें बताता है कि धारचूला से आने वाली आखिरी जीप पहुंचने ही वाली है। वही वापस भी जाती है। बूंदाबांदी शुरू हो गई है। मैं बाहर आकर भूगोल का मुआयना करने लगता हूं। कोई 3 महीने पहले इसी तवाघाट से हमने धौली गंगा की दिशा में अपना सफर शुरू किया था। उसके उद्गम से बहुत ऊपर चढ़कर हम दूसरी तरफ उतरे और काली गंगा के साथ होते हुए वापस यहीं पहुंचे हैं। दुनिया के नक्शे के एक बहुत छोटे कोने के, उससे भी छोटे कोने के भीतर कहीं न दिखाई देने वाले एक कण से 1000 गुना छोटी भूमि का एक फेरा भर। मेरे मन में ऐसे बेवकूफाना दार्शनिक विचार आने लगते हैं और मैं कविता जैसी कुछ बातें सोचना शुरू कर ही रहा होता हूं कि सामने जीप आ लगी है। 7 बजे हम धारचूला में हैं और 7:10 पर होटल के अपने मनपसंद कमरे में। मैनेजर साहब हमें चिट्ठियों का पुलिंदा थमाते हैं। टीवी खोलता हूं। एक चैनल पर ब्रायन लारा की किसी पारी की रिकॉर्डिंग चल रही है और वो 86 पर नॉट आउट है। 3 दिनों से जवाहर सिंह नबियाल जी और हरीश रौतेला जी हमें अपने नोट्स को तरतीब से लगाने में मदद कर रहे हैं। हमें एहसास होता है कि शोध का काम पूरा करने के लिए अभी हमें कई दफा और आना होगा। आज रात हमने दोनों को अपने कमरे में डिनर के लिए न्योता दिया हुआ है।
हम लोगों का वार्तालाप रंग समाज की बोली रंगलू के इर्द गिर्द घूमता रहा। नबियाल जी पिछले 20-25 वर्षों से इस विषय पर अपने सरोकारों को लेकर बहुत मुखर रहे हैं और भाषणों लेखों के जरिए अपने समुदाय में जागृति लाने की कोशिशें कर रहे हैं। शताब्दियों से बोली जाने के बावजूद रंगलू की अपनी कोई लिपि नहीं विकसित हो पाई है। नबियाल जी बताते हैं कि आम बोलचाल में वो लोग 40 से ऊपर सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, जो एक उल्लेखनीय बात है। वो चाहते हैं भाषाई तकनीक और उसके विज्ञान को समझने वाला कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह रंगलू की लिपि और व्याकरण के निर्माण में जुटे। उन्हें भय है कि ऐसा न हो पाने की दशा में उनकी बोली के लुप्त तक हो जाने का खतरा है। इस सिलसिले में हरीश रौतेला जी ने एक नई बात बताई। नबियाल जी और उन्हीं की जैसी सोच रखने वाले कुछ वरिष्ठ रंग नागरिकों ने कुछ साल पहले एक ट्रस्ट की स्थापना की है, जिसमें भविष्य में रंगलू की लिपि निर्मित करने वाले के लिए 1 लाख रुपए की रकम बैंक में जमा कर दी गई है। पुरस्कार की ये राशि हर साल बढ़ती जा रही है। इस संबंध में जल्द ही कोई शुभ समाचार मिलना चाहिए। आमीन। उनकी उम्मीद में हम अपनी उम्मीद जोड़ते हैं। अपने समाज में बहुत सम्मानित और प्रभावशाली माने जाने वाले ये दोनों सज्जन न शराब पीते हैं न मांस खाते हैं। दाल भात रोटी सब्जी का सादा डिनर पूरा होने के बाद हम उनसे विदा ले रहे हैं। हमें कल सुबह मुंशियारी के लिए निकलना होगा। वहां भी इनर लाइन परमिट और बहुत सारे कागजात चाहिए होंगे। नबियाल जी ने वहां रहने वाले अपने मित्र के नाम हमारे वास्ते एक सिफारिशी चिट्ठी लिख दी है। ऐसी ही 2 अलग अलग चिट्ठियां हरीश रौतेला जी भी लिख कर लाए हैं। हमें नहीं मालूम था कि आप लोगों के इस कदर खूबसूरत इलाके में घूमते हुए हमें इतनी सारी नई चीजें पता चलेंगी। आप लोगों ने सहायता न की होती तो पता नहीं हम क्या कैसे करते। सभी ने भरसक औपचारिक होने की कोशिश कर रही है। अरे अभी तो आपको पता ही क्या चला है पांडे जी, अभी तो आपने कितनी बार और आना है। हम आपको ऐसे ही थोड़े छोड़ देंगे। नबियाल जी अपना चिर पर चिट्ठाका लगाते हैं। सीढ़ियां उतरते हुए वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, हमारे यहाँ शिकारियों के बीच एक कहावत चलती है, खरगोश का पीछा करोगे तो 12 सिंघा निकलेगा। तब और अब। इस एक यात्रा को 25 साल होने को आए। इसके बाद के 7-8 वर्षों में हमने इन घाटियों में काफी भ्रमण किया। इस अंतराल में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये आया है कि तीनों घाटियों को सड़कों से जोड़ दिया गया है। जीप में बैठकर धारचूला से दारमा घाटी के दुगतू तक 4-5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। कुछ गांव ही सड़क से जुड़ने से रह गए हैं। व्यास घाटी का भी यही हाल है। जिस जॉलिंगकोंग तक पहुंचने में कभी 2-2.5 हफ्ते लग जाते थे, वहां आप 1 दिन में पहुंच जाते हैं। छिया लेक और ठाणीधार की चढ़ाइयां अब किस्सों कहानियों में रह गई हैं। चौदास घाटी के पांगू गांव तक तो सड़क उन्हीं दिनों पहुंच गई थी। अब इस घाटी के हर गांव तक गाड़ी जाती है। इस विकास का एक नकारात्मक पहलू भी है। सरकारी फाइलों में पक्की कही जाने वाली इन सड़कों का बहुत बड़ा हिस्सा दरअसल अभी कच्चा ही कहा जाएगा। हिमालय के इस हिस्से की भूगर्भीय संरचना बेहद नाजुक है। इस महत्वाकांक्षी निर्माण योजना को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में विस्फोटकों का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण पहाड़ अभूतपूर्व रूप से कमजोर हुए हैं, जिसका परिणाम अक्सर होने वाले बहुत विशाल और खतरनाक भूस्खलनों के रूप में दिखाई देता है। इससे भी खराब बात यह हुई है कि बहुत सारे पुराने पैदल रास्ते या तो नष्ट हो गए हैं या उन्हें जानबूझकर नष्ट कर दिया गया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। हमारी यात्राओं में हमें हर तरह से मदद करने वाले हमारे सबसे प्रिय श्री जवाहर सिंह नबियाल और श्री हरीश रौतेला सहित अधिकतर वरिष्ठ लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनकी स्मृतियां हमेशा चेहरे पर मुस्कान लेकर आती हैं। रंगलू की लिपि अभी तक नहीं बन सकी है। अलबत्ता धारचूला में रंग संस्कृति की खूबसूरत झांकी पेश करने वाला एक सुंदर संग्रहालय बनाया जा चुका है। घाटियों के कुछ गांवों में बिजली पहुंच गई है। मोबाइल और कंप्यूटर भी पहुंच गए हैं। जहां मोबाइल नहीं चलते वहां सरकार ने सैटेलाइट फोन की सुविधा पहुंचा दी है। कुछ गांवों में पर्यटकों के लिए होम स्टे जैसी सुविधाएं भी बन गई हैं। इस यात्रा वृत्त को लिखने का मकसद आंखों देखी कुछ ऐसी बातों को दर्ज करना था जो मुझे भी बहुत प्रिय रही हैं और जिन्होंने मेरे जीवन को आकार देने में
बड़ी भूमिका निभाई है।